उसने तो मुझे बहुत कुख्यात बना दिया है कि मैं बाथरूम में लिखता हूँ, टॉयलेट में। और ये सच है, अगर आप ये काम कर रहे हो अपने विनोद चोपड़ा जी के घर पे, तो उनकी बाथरूम मेरे माड़ा के कमरे से बड़ी है यार। मैं 10th क्लास में था तब अर्धसत्य रिलीज हुई, तो मैंने अर्धसत्य कम से कम 4 या 5 बार देख ली। 11th की बोर्ड की एग्जाम होती थी, उस एग्जाम में इंग्लिश का एक पेपर था, उसमें आया कि भाई योर हीरो पे लिखना है। मैंने धबाधब ओमपुरी साहब पे लिख दिया। नवाज से काफी लड़ाई हुई आपकी एनएसडी में बार बार? हाँ, वो तो अभी भी होती है। नवाज बहुत पैशनेट एक्टर, मैं उतना ही पैशनेट राइटर डायरेक्टर। सर कितना समय लगा ये गाना बनने में? बहती हवा सा था वो। बहती हवा सा था तो बहुत जल्दी बन गया। हमारा डिस्कशन हुआ और उसमें मैं ये आइडिया है कि अगर हम उसको कंपैरिजन में करें कि हम ऐसे हैं और वो ऐसा था, तो ज्यादा निकल के आएगी बात। फिर वो गाना बना, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता। सबसे एब्सर्ड ब्रीफ कौन सा मिला आपको? अमिताभ भट्टाचार्य जैसा गाना लिखना। पहले तो आपको बम्बई आना पड़ता था, बम्बई आके घूमना पड़ता था, माड़ा में टप्पे खाने पड़ते थे, किसी म्यूजिक कंपोजर के घर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर बैठे रहना पड़ता था ताकि वो एक नज़र आपको देख ले। आज कम से कम आपके पास ये सुविधा तो है कि आप आपका टैलेंट तुरंत सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। मैं बम्बई में भटक रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। काम बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं रहा था। सिगरेट शराब भी ये होने लगता था, तो वो कभी कभी ऐसा भी डर लगने लगा था कि यार भाई अब मैं ये मेरे से चिपक रही है। एक सर पर्सनल बात पूछूं अगर आप पुराना माने, सर क्या लिखा है ब्रेकअप के बाद वो गाना जो बॉलीवुड में है? रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। ऐसी कहावत है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड, तो व्हेन लाइफ गिव्स यू अ हार्ट ब्रेक यू राइट सॉन्ग्स। देखने चला एक सपना। सर मेरा नाम दिनेश है और मैं बॉलीवुड बबल नाम की कंपनी में काम करता हूँ एज अ जर्नलिस्ट। मेरा उद्देश्य इस पॉडकास्ट के साथ ये है कि मैं आपकी पर्सनालिटी को क्लोजेस्ट टू योर ऑडियंस लेके जाऊँ। कुछ सरकारी बात नहीं करनी, मुझे बैठ के बात करनी है अपने फेवरेट आर्टिस्ट की। यकीन माने जब मैं स्कूल में था और जब मैं फेल हुआ था तो मेरे पिताजी ने कहा था ऑल इज़ वेल, और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ आपके साथ। बट सर थोड़ा मुझे आपको जानना है, मुझे आपकी राइटिंग प्रोसेस को जानना है। ये सवाल एक लेखक का भी है। मैं कई बार लिखने की कोशिश करता हूँ और ये सेम बात विनोद कुमार शुक्ल जी के डॉक्यूमेंट्री में भी बात की गई। मैं हमेशा सर वो लिख पाया जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, पर जो मैंने महसूस किया मैं कभी लिख ही नहीं पाया। ये सर क्या विडंबना है? आपका राइटिंग प्रोसेस क्या है? जिस दिन आप विनोद कुमार शुक्ल जी की जो बात आपने की, मेरे मतलब अब वो नहीं रहे और मैं उनका बहुत बड़ा कायल हूँ। बहुत पढ़ा है उनको मैंने और उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिलती रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि महसूस किए किए को लिख पाने की जो जगह मिलना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। देखा हुआ लिखना ज़्यादातर आसान होता है, या किसी और का महसूस किया हुआ लिखना और आसान होता है। जैसे सिनेमा में हम काम करते हैं, फिल्मों में हम काम करते हैं, तो हम जो लिखने की प्रोसेस रहती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको दी जाती है। मतलब ये सिनेमा की राइटिंग को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे शादी का खाना पकाना होता है ना, या किसी इवेंट का खाना पकाना होता है कि शेफ़ को बोला गया है कि भाई हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, मैक्सिकन भी चाहिए, थोड़ा सा इसमें इसका तड़का भी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि माँ ने बनाया है। तो ये पूरा का पूरा काम हम उनके लिए उस तरह से करते हैं। लेकिन अगर जब आप अकेले में बैठते हो और अकेले से उस बात पे लिखते हो जो आपको महसूस हुई है और ऐसा लिख पाते हो जो सबको महसूस हो, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी विजय होती है। और वो अगर आप दिन में अगर साल भर में 2 काम भी ऐसे कर पाएँ कि जो महसूस किए हुए लिखे, तो आप बहुत बहुत खुशनसीब हैं, ये समझिए। पर पहला काम जो आपने महसूस करके लिखा वो क्या था? बाबरामन देखने चला एक सपना। मैंने वो कहानी बहुत बार सुन ली कि क्या हुआ था, प्रोसेस क्या था, बट वो क्या टीस उठी आपके अंदर जब आपने पहली बार उस गाने को अप्रोच किया, लिखना शुरू किया? यार वही मैं अब इस बात को लेके, अब जैसे वो गाना कैसे आया और क्यों कैसे आया उसको तो 1000 बार जी लोगों ने सुन जी। लिया, उसको लेके वो तो बोरिंग है। मेरे इसकी जो जड़ है ना, वो एक्चुअली मैं इंदौर से आता हूँ। हम्म। और इंदौर में एक कहावत है, वो बड़ी चलती है इंदौर में, और वो कहता है कि बावरों की दुनिया में बावरे ही बसते हैं और बावरों की दुनिया में बावरे ही सस्ते हैं। क्या बात है। तो ये कहीं मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं बम्बई में जब घूम रहा था और मुझे ये कहावत बार बार याद आती थी। मैं एक्चुअली मैंने गाना जो कंसीव किया उसका उसका मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद है
कि मैं रिक्शे में जा रहा था गोरेगांव में। मैं रहता था, शिवधाम माड़ा है गोरेगांव में, वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त हर्ष खुराना रहते थे। और मैं रिक्शे में रात को करीब करीब शेयर रिक्शा आता था, जी। तो रिक्शे में मैं आ रहा था शेयर रिक्शे में, और मेरे क्योंकि शेयर रिक्शे में इतने लोग रहते हैं ना, तो मुंडी मेरी बाहर थी। तो मुंडी मेरी बाहर थी और मुझे बार बार वो कहावत याद आ रही थी कि बावरों की दुनिया में बावरे ही बसते हैं और बावरों की दुनिया में बावरे ही सस्ते हैं। बावरा है, बावरे की बात का क्या बुरा मानना। और वो अचानक से मुझे ऐसे करते 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 मुझे ख्याल आया कि यार ये सारे बावरा मन जो है देखने चला एक सपना। और मैंने दो लाइनें उसकी गुनगुनाई मैंने ऐसी, और वो मैं हर्ष घर घर आया और हर्ष खुराना को मैंने सुनाया। तो हर्ष को बोला यार बढ़िया है यार, लिख दे पूरा। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। फिर वो 3-4 दिन 5 दिन का समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर 5-6 दिन में 7 दिन में वो घूमते घामते गाना कंप्लीट किया। फिर मैंने वो हर्ष को सुनाया, हर्ष ने कहा बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद हमारी जो एनएसडी वालों की और दिल्ली से आए हुए लोगों की जो बेसिकली स्ट्रगलर जिंदगी होती है, उसमें यही होता है कि यार आप कुछ दिन में स्ट्रगल करते हो और रात को कहीं एक जगह मिलके खाना खाते हो, ताकि खाना और थोड़ा सा बातचीत भी करते हो, बैठक भी करते हो थोड़ा। तो उन बैठकों में मैं गाने लगा ये गाना, उन बैठकों में ये गाने लगा मैं गाना, और वो गाना वहां पे सबसे पहले पॉपुलर हुआ छोटी छोटी बैठकों में। और उसके बाद फिर सुधीर जी तक पहुंचा, और फिर जो भी हुआ वो तो सबको ही पता है। जी, जी। पर थोड़ा पीछे जाते हैं सर। मैंने कल रात को एक शो देखा बैंड वाले, बहुत ही अमेजिंग शो, अगर आपने देखा हो तो। सर उसमें ना फर्स्ट एपिसोड में एक कविता लिखते हैं वो, फर्स्ट किस। आपने पहली चीज़ क्या लिखी थी सबसे पहली, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए? मुझे जो पहली चीज मैंने जो लिखी थी वो एक कविता लिखी थी मैंने, पर बहुत पहले लिखी थी वो। मुझे हल्की सी याद है। प्लीज़। वो हमारे यहाँ की जो जबान है मालवी, उस मालवी जबान में मैंने लिखी थी। अच्छा। उसका शीर्षक ये था कि माँ ने अब, या वो बाप से बात कर रहा है कि बाबा दिला दे नी पेड़ा, पेड़ा दिला दे, अच्छा बंदर वाला चाबी वाला बंदर ही दिला दे। अच्छा नहीं 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 चल कोई बात, में झूला ही झूला दे। हम्म। अच्छा सुन ना, फिर ये यहाँ पे पुंगी बज रही, वो पुंगी दिला दे। और फिर अगर नहीं है तो ये दिला दे, फिर वो दिला दे, फिर मेरे को झुमका दिला दे, मेरे को कान का ये दिला दे। और चल कुछ नहीं तो एक एक चुस्की खिला दे, एक चुस्की खिला दे। और फिर वो एंड में कहता है कि अगर कुछ भी नहीं दिलाना तो मेला में लेके क्यों आया। वाह वाह। ये मेरी पहली कविता थी एवर। ये आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? मैं बहुत छोटा नहीं था, मैं बड़ा था। मैं कॉलेज में लिखी थी मैंने। कॉलेज में लिखी थी? पर मैं एक्चुअली ऐसे बहुत लिखता नहीं था, मैंने लिखना शुरू किया थिएटर में आने के बाद में। एक्ट वन? एक्ट वन में मैं बाद में गया, पहले इंदौर में मैं थिएटर करता था। अच्छा। मराठी और हिंदी दोनों कमर्शियल थिएटर करता था। वहाँ पे एक एनएसडी की वर्कशॉप मैंने की थी। एनएसडी की वर्कशॉप मैंने की थी। उस एनएसडी की वर्कशॉप में आशीष विद्यार्थी आए थे। जी। और आशीष भाई की मतलब की पूंछ पकड़ के हम लोग जो है, मतलब 2-3 लोग हम वहाँ से दिल्ली आ गए थे एक्ट वन में। मतलब आशीष भाई को रिक्वेस्ट कर करके कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, और मैं एक्ट वन में आया था। एक्ट वन में मुलाकात पीयूष भाई से हुई थी। पीयूष मिश्रा जो थे वो सीनियर थे, वो लिखते थे तब और बहुत अच्छा लिखते थे। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन बननी शुरू हुई कि यार हाँ यार ये लिखा भी जा सकता है। और मैं लिखने लगा वहाँ से। और फिर तब नाटकों में ही लिखते थे, तब तो सिनेमा में लिखने का तो कोई ऐसा कोई ख्याल और इरादा था नहीं। पर नाटकों में जब कहीं गानों की ज़रूरत होती थी तो कुछ एक आध दो लिख दिया करते थे। तो उस तरह से वो शुरुआत हुई लिखने की। नाटकों में लिखने की शुरुआत भी मेरी एक्चुअली ट्रांसलेशन से हुई। मैंने ना कुछ मराठी के, कुछ अंग्रेजी के अनुवाद किए हिंदी में। वहाँ से मुझे लिखने का शौक लगा कि यार ये देखो कैसे लिखता है, ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर, ये फला राइटर कैसे इस्तेमाल करता है, ये फला राइटर कैसे डायलॉग लिखता है। वहाँ से वो मज़ा आना शुरू हुआ। सर थोड़ा और पीछे जाऊंगा। आपने बात की कि आप दिल्ली गए, बट उससे पहले एक अटैम्प्ट था एनएसडी का। आप गए, नसीर साहब को देखा, आषाढ़ का एक दिन, राइट? वो जो आपका मोनोलॉग था, भूल गए? आषाढ़ का एक दिन का एक स्पीच थी। एकदम ब्लैंक हो गए, भूल गए आप? फुल ब्लैंक हो गया। कभी नसीर साहब से बात हुई इस बारे में? कभी मिले? हाँ मैंने बताया उनको, मैंने अभी एक कविता की है। हाँ। मेरी एक कविता उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए उन्होंने पढ़ी। मैंने उनको बताया नसीर साहब को कि मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। मेरा नसीर साहब का और ओम साहब के दोनों के एक एक वाक्य है। नसीर ओम साहब का क्या है? ओम साहब का वाक्य आप सुनो, आपको मजा आएगा। जी। मैं 10th क्लास में था तब अर्धसत्य रिलीज हुई थी, और मेरा स्कूल था सरकारी स्कूल बाल विनय मंदिर, और उसके पीछे रीगल थिएटर था, उसमें अर्धसत्य लगती थी।
स्कूल से भाग के बड़े बच्चे पिक्चर देखा करते थे, लेकिन वो सारी पिक्चरें मिथुन की और इसकी देखते थे, मैं अर्धसत्य देखता था। मतलब मिथुन की भी देखता था और अर्धसत्य भी देख, तो मैंने अर्धसत्य कम से कम 4 या 5 बार देख ली थी। और मैं इतना इंस्पायर हो गया था उस किस्म की सिनेमा से और एक्टिंग से, और ओमपुरी साहब से मैं इतना इंस्पायर हो गया था। 11th की बात है, 11th में इंदौर में 11th बोर्ड में था। मैं इतना इंस्पायर हो गया था कि 11th की बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी, उस एग्ज़ाम में इंग्लिश का एक पेपर था, उसमें आया कि भाई योर हीरो पे लिखना है। मैंने धबाधब ओमपुरी साहब पे लिख दिया। बाहर निकला, दोस्तों से बात हुई तो किसी ने जवाहरलाल नेहरू पे लिखा था, किसी ने रविन्द्रनाथ टैगोर पे लिखा था, किसी ने सुभाष चंद्र बोस पे लिखा था, और मैं लिख के आया हूँ ओमपुरी पे। तो सारे हंसने लगे, बोले यार ऐसा ओमपुरी साहब पे कौन लिखता है? मैंने कहा लिख तो दिया मैंने, मुझे लगा फेल हो जाऊंगा अब तो, मतलब फेवरेट हीरो में ओमपुरी लिख दिया आपने। रिजल्ट आने तक बहुत दिक्कत थी, डर लग रहा था, हालांकि रिजल्ट आया और जो पढ़ने वाला था उसने उसको सही तरीके से पढ़ा और मुझे पास कर दिया। लेकिन ये बात मेरे जहन में, मतलब मैं हमेशा मतलब मुझे लोग हंसते थे इस बात पे कि यार ये देखो यार, इसका हीरो भी नहीं है, ओमपुरी साहब पे लिखता है यार। तो फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ बम्बई आ गया एनएसडी से होता हुआ, फिर यहाँ पे मेरे मित्र है अतुल कुलकर्णी जी। वो उन दिनों इनकी कमल हसन साहब की फिल्म कर रहे थे हेराम, और हेराम के वक्त पे उनकी मुलाकात हुई थी सारिका जी से। सारिका जी जो कमल हसन की पत्नी हुआ करती थी तब, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो सारिका जी बासु भट्टाचार्य पे एक किताब का संकलन कर रही थी। बासु भट्टाचार्य जो जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हिंदुस्तान में, तीसरी कसम से लेके तो अनुभव और इस तरह की बहुत सारी फिल्में, आस्था तक बनाई उन्होंने। तो उन्होंने उस किताब के संकलन के लिए उनको कोई असिस्टेंट चाहिए था, तो उन्होंने अतुल से कहा, तो अतुल ने कहा मेरा दोस्त आया है नया नया, आइए आपकी मदद कर देगा। तो मैं सारिका जी की मदद करने लगा उसमें। तो उस दौरान मैंने सारिका जी को ये वाकया बताया, उनका मैंने तो ऐसा कर दिया था। वो बहुत हंसी। फिर मेरा एक बर्थडे था, तो उस दिन उन्होंने मुझे बर्थडे के दिन बोला कि स्वानंद इधर ही आ जाओ, घर पे आ जाओ। श्रुति तब छोटी सी थी और अक्षरा और छोटी सी थी, और उन्होंने कहा कि आप घर पे ही आ जाओ, और मुझे घर पे बुलाया, और सरप्राइज में उन्होंने ओम साहब को बुला लिया था। क्या था फर्स्ट रिएक्शन आपका? अरे मैं पागल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ओम जी, इन्होंने आपके ऊपर एक ऐसे लिखा था, इसलिए मैं आपको सोच रही थी आपको। ओम साहब खूब हंसे, बहुत हंसे। अरे बोले किसी ने तो मेरे ऊपर ऐसे लिखा है यार। मैंने कहा हाँ सर। मैं बिल्कुल मतलब उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा बहुत देर तक, और मैं सारिका जी का एहसान कभी भूलता नहीं इस मामले में, क्योंकि उस वाकई वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही, कोई किसी के लिए इतना सुंदर मोमेंट क्यों करेगा, उन्होंने किया। मिले कभी वापस ओम साहब से उसके बाद? ओम साहब से मिलता रहा मैं, फिर अलग अलग वाक़यों पे मिलता रहा उनसे, पर वो पहली मुलाकात थी वो। और मुझे ये भी याद है कि उस वक्त पे बाबरामन मैंने लिखा ही हुआ था, तो मैंने ओम साहब को बाबरामन सुनाया था, अच्छा। और उन्होंने कहा कि यार बड़ा बढ़िया है, तुम लिखो, फिल्मों के लिए लिखो। तो मैं तब तो बिल्कुल नया था, मैंने किसी से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैं सारिका जी के साथ ही काम करता था। फिर सारिका जी ने मुझे संतोष सीवन से मिलवाया था। संतोष सीवन जी जब अशोका फिल्म बना रहे थे, तो उनको असिस्टेंट बनने के लिए मुझे मिलवाया था, लेकिन वो कुछ किसी कारण से वर्कआउट नहीं हो पाया। उसके बाद में सुधीर मिश्रा जी से मिला। ठीक है सर, ये ओम साहब का जो एक प्रभाव मुझे दिख रहा है आपके अंदर, एक इंसान का प्रभाव और पड़ा आपके जीवन पे, उनका नाम भी जीवन है। आपके जो दोस्त थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आयन करते थे राइट, और आपने कहा कि आपकी इच्छा है कि आप उन पे कुछ बनाओ। मैं लिख रहा हूँ एक फिल्म, लिख रहे हो उन पे, मतलब वो एक बहुत अहम किरदार है मेरी फिल्म में। ऐसा क्या प्रभाव था सर उनका? यार देखो, हम जो है छोटे शहरों से आने वाले लोग होते हैं ना, वो हमको, हमारे साथ मज़ेदार बात ये होती है कि हम क्लास कल्चर में हम सब लोगों के साथ जुड़ पाते हैं। अगर आपने मेरा शो देखा होगा बैंड वाले, वो रतलाम में ही हो सकता है कि एक मरियम जो है वो रोबो के पास जा सकती है। वैसे ही तो मेरे साथ वो जीवन जो था वो एक पूरी अलग दुनिया थी, और बहुत बड़ी हुनर की दुनिया थी। ऐसा नहीं था कि वो जो काम करते थे वो बहुत हुनर का काम है। कपड़ों को प्रेस करना, और एक मिनट में 4 कपड़े प्रेस करके रखना, बढ़िया से तह करना, और वो काम बिल्कुल मतलब जैसे कोई वॉयलिनिस्ट वॉयलिन बजाता है वैसे वो प्रेस करने का काम करते थे। तो वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था। और उसके साथ घाट पे जाना, वो देखना कैसे कपड़े धुलते हैं, कैसे कपड़े सूखते। तो ये मेरे लिए एक दुनिया, दूसरी दुनिया थी, और मैं उस दुनिया से बहुत प्रभावित था। और फिर
हम जिस दौर में बड़े हुए थे वो फिल्मों की दोस्ती का ज़माना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या तो बात है। हमने दोस्तियां करके रखी थी और एक दूसरे के लिए कटने मरने की बातें करते थे। अब कौन है वो दोस्त जो टच में है अभी तक? हैं कुछ दोस्त जो बचपन शुरुआत के से सारे शुरुआत? सारे 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 मतलब कम से कम 5-6 सारे ही लगभग। मिलते हो उनसे कभी? आपस रीजन होती है, बैठ मैं की होती? रोजाना बात होती है, ऐसे दो लोग तो एक देवाशीष कुल योगी है मेरा दोस्त है, वो पूना में रहता है, वो मेरे 5वीं से चौथी तीसरी से मेरे साथ है वो, उससे मैं आज भी बात करता हूँ और अब 3 दिन में 2 दिन में एक बार बात हो जाती ये योगी साहब यही हैं क्या, जिन्होंने एक बार आपका टबैको फेंक दिया था और आपने बड़ा चिल्लाया उन पे? ये वही आदमी है? है। वही है, वही है, वही है, वही है, वही है? वही है। अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ। सर कैसे छूटता है? मतलब मैं, आई एम अ स्मोकर राइट, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे छूटता है टबैको? यार मुझे भी नहीं पता कैसे छूटता है, लेकिन मुझे अब मैं बताऊं आपको मेरे साथ क्या अनुभव रहा। मैं स्मोकिंग करता था, टोबैको, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग, मैं सब कुछ करता था। फिर मैंने उस बात को नहीं, उस बात का गिल्ट लेना छोड़ दिया पहले, सबसे पहले कि मैं ये करता हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक बात। तो उसके सबसे पहले कि यार करो भी और फिर सोचो भी, और करो भी और भी सोचो भी, करो भी। तो मुझे ऐसा लगा कि एडिक्शन टोबैको का नहीं है और एडिक्शन गिल्ट का है। आप ना उस गिल्ट, उस परिस्थिति में वापस जाने के लिए स्मोक करते हो। जैसे मीठा भी आप खाते हो तो खाने का बड़ा मन करता है और खाने के बाद बुरा उसी वक्त लगना शुरू होता है, क्यों खाया यार, नहीं खाना चाहिए था यार, ये क्या कर दिया। इंस्टेंट गिल्ट होता है। इंस्टेंट गिल्ट होता है और वो गिल्ट का एडिक्शन है, आपको वहां पहुंचना है हर बार। ओके। तो मुझे ऐसा समझ में आया, तो मैंने कहा यार मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि अगर मैंने सिगरेट पी ली तो मैंने पी ली, हम्म। 2 पी ली तो 2 पी ली। और ऐसा करते 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 मुझे एहसास हुआ कि मैं एक दिन पूरा दिन सिगरेट ही नहीं पी मैंने, मुझे ख्याल भी नहीं आया। तो मैंने सबसे पहले उस बात का, जो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका गिल्ट लेना बंद किया, मतलब उसके बारे में उसको लेके खुद को मारना बंद किया कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया। मैंने किया क्योंकि मुझे आदत है, मुझे इस बॉडी की ने मेरी बॉडी ने मांगा, या मैंने किया। और ऐसा करते 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 वो अपने आप कुछ अंदर शिफ्ट हो गया और वो चला गया। और ऐसा गया है सर कि आज 10 साल हो गए ना, मेरा मन किया है ना, मतलब मन ही नहीं करता। मतलब मुझे याद आता है कभी कभी कि अरे अपन तो स्मोक भी करते थे, हम्म। अरे या मुझे इस बात से भी तकलीफ नहीं होगी कि आप मेरे सामने बैठ के स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं होती। तो वो मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ जो कि मुझे बहुत ज़रूरत, ऐसा मुझे लगा कि वो होने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप अब मैं 3 दिन नहीं छोड़ूंगा, अब मैं 10 दिन, कल से बंद, और फिर कल से बंद करके 1 महीने में फिर शुरू हो गई, फिर खुद को बीटअप किया कि क्यों किया। कि अगर आपका मन है पियो, वहां तक पहुंचो कि जहां मन ही न करे पीने। ये मेरा मेरा अनुभव है, मुझे नहीं पता ये सबका अनुभव हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं, आप सही ठीक कह रहे हैं। मैं भी उस लूप में फंस जाता हूँ कि गिल्ट हो गया और फ्रिक्शन, फिर रेजिस्ट कर रहा हूँ और फिर वहीं पे मैं आ जा फिर रहा हूँ। वहीं पे आ जाते हैं आप, और हम वहीं वहीं घूमते हैं, हमारा जीवन वहीं चलता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे इम्प्लीमेंट करने की। बट सर एक दौर था कि आप एनएसडी की फीस के लिए, आई गेस एनएसडी के किसी तो सेविंग्स के लिए आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे थे। हाँ, मतलब एनएसडी के फीस के लिए नहीं बेच रहा था, मतलब हाँ, पर एनएसडी तो खैर, दरअसल ये था कि डर लग रहा था कि अगर घर से एनएसडी में 3 साल जाना पड़ेगा, दिल्ली में रहेंगे तो खर्चा पानी चलाना पड़ेगा। घर वालों से इतना सपोर्ट मिलने की उम्मीद तो नहीं थी, थे भी नहीं, वो भी ऐसे को भी सक्षम नहीं थे कि मतलब आपको 3 साल पाल पोसते कि आप कुछ ना करें और वो आपको पैसे भेजते रहे। ऐसा लगा कि यार कुछ अपनी कमाई और दूसरा घर वालों से बात भी करनी थी, तो ये था कि भाई मैं उनसे ये कहूँ कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, अब मुझे जाने दो, मुझे जो करना है वो करना है। और वैक्यूम क्लीनर की कंपनी जो थी वो उस समय पे नई नई आई थी, डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर बेचे जाते थे और भरपूर कमीशन दिया करते थे। उनका कोई सेल्स का कोई बीच में कोई आउटपुट नहीं, मतलब कुछ वो नहीं होता था, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर शॉप नहीं होती थी। अच्छा, सेल्समैन बस जाएंगे। कंपनी टू सेल्समैन, ओके। वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहा करते थे उसको। हम्म। तो कंपनी टू सेल्समैन, सेल्समैन टू कस्टमर। और आपका काम यह रहता था कि आप जाके डोर टू डोर दरवाज़ा खटखटाइए, दरवाज़ा खुलेगा, आप उनसे कहिए कि मैं टाटा कंपनी से आया हूँ। हालांकि टाटा कंपनी इस वो यूरेका फोर्ब्स थी, वो टाटा की कंसर्न थी, तो लेकिन टाटा का प्रभाव ऐसा है कि अगर आप जब बोलते हो मैं टाटा से आया हूँ तो लोग आपको अंदर आने देते हैं। ये सच्चाई है। मतलब आप अगर बोलोगे मैं यूरे किसी और कंपनी से आया हूँ तो वो नहीं आने देंगे, लेकिन आप जैसे बोलोगे कि मैं टाटा कंपनी से आया हूँ, वो बोलेंगे आई ऐसा। हम्म। तो उससे जाना, फिर उसके बाद में उनको घर में वो वैक्यूम क्लीनर का डेमोन्स्ट्रेशन देना और उसको सेल करना उसी वक्त, उसी समय, उसी घर में।
तो ये काम मैंने किया लगभग 1.5-2 साल, और उसमें मुझे बहुत जीवन अनुभव हुए। मैं बहुत लोगों से मिला, अलग-अलग किस्म के लोगों से मिला। हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया थी। बिल्कुल, हर बिल्कुल। दरवाजे के पीछे एक नई प्रॉब्लम थी। किसी के पास खरीदने की बहुत इच्छा थी पर पैसे नहीं थे। किसी के पास पैसे ही पैसे थे, खरीदने की इच्छा नहीं थी। किसी को बच्चों के खिलौना बना के वो मशीन चाहिए होती थी। हुँ, किसी के घर में इतनी धूल होती थी कि आपको मालूम था कि ये मशीन बेचूँगा तो इसकी ज़िंदगी, मतलब मिट्टी का घर है यार इंदौर में, आप उसको मशीन बेच रहे हो। तो और वो खरीदना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि भाई इसकी तो ज़िंदगी भर पूरी फ्लोर निकल आएगी पर मिट्टी नहीं खत्म होगी वैक्यूम से। तो इस तरह की दुविधाएँ भी थी, वहाँ मैंने ये भी सीखा। फिर मुझे मेरे अपने ख़्याल भी बने सेल्स के बारे में। मुझे लगा कि यार हमेशा ऐसी चीज़ बेची जानी चाहिए जो लोगों को जिसकी ज़रूरत हो, बजाय इसके कि आप कोई चीज़ लोगों में ज़बरदस्ती बेचो। जी। तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि अब वहाँ से मेरा मेरा जीवन का जो उद्देश्य, मतलब जीवन का, कि अपना काम ऐसा करो यार कि लोग अपने आप उसको लेने आए। उसके लिए लोग आपके पास आए। आपको हर बार जा जाके लोगों को ज़बरदस्ती झूठ बोल के सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जो ये सेल्स की स्किल है कि नाम लिया टाटा का, ये बहुत ही स्मार्ट स्किल है सर। ये यहाँ काम है बम्बई में, ये वाली स्किल? नहीं, नहीं, मैंने नहीं इस्तेमाल किया कभी उसको। कभी नहीं। मैंने, आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैंने बम्बई में एक पहला फ़ोन कॉल किया था सुधीर मिश्रा को। उसके बाद मैंने किसी को फ़ोन कॉल करके नहीं बोला कि मुझे आपके साथ काम। कौन से ईयर की बात है ये? 98, 99। पास आउट होते ही? हाँ, 97 में मैं बम्बई आया। फिर मैं सारिका जी के साथ ये कर रहा था। फिर मैं, मेरा मेरा मन था सुधीर मिश्रा जी के साथ काम करने का। उनके साथ ही क्यों स्पेसिफिकली? मैंने उनकी फ़िल्में देखी थी, अच्छा। जो मुझे बहुत प्रभावित की थी उनकी फ़िल्में, क्योंकि उनकी फ़िल्में कला फ़िल्म और कमर्शियल फ़िल्म के बीच का हुँ, एक बैलेंस था एक। और काफ़ी मॉडर्न फ़िल्में होती थी वो, उस तरह से, मतलब वो कला फ़िल्में नहीं थी जिस तरह की कला फ़िल्में उस वक़्त पे बन रही थी। एक्शन होता था, एंगर होता था, यूथ होता था। उनकी फ़िल्म थी एक, अरे यार मैं फ़िल्म का नाम कैसे बोल रहा हूँ सुधीर जी की, ये वो मंजिल तो नहीं, अच्छा। जो लखनऊ में उन्होंने शूट की थी, कि लखनऊ के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पंकज कपूर और वो है, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 3 लोग हैं उसमें, अच्छा। और उन 3 लोगों ने जो है कुछ एक गद्दारी की थी, किसी एक बंदे को मरवा दिया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और ये बच्चे आज सिस्टम से फाइट कर रहे हैं, और वो कैसे अपने उस गिल्ट को हटा के इस बच्चे की मदद करते हैं। बहुत ही लाजवाब फिल्म थी। हबीब तनवीर साहब थे, बीएम शाह थे उसमें, मनोहर सिंह थे, पंकज कपूर, सुष्मिता मुखर्जी थे। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, वो थी मैं जिंदा हूँ, जिसमें दीप्ति नवल जी थी, आलोकनाथ थे। और तीसरी फिल्म बनाई थी धारावी, वो मैंने देखी थी। वो मैंने, धारावी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि धारावी एक ऐसे यूपी से आए बंदे की कहानी थी जो बम्बई में नया नया आया है, धारावी में रहता है, और वो वहाँ से धारावी से निकलने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें वो कैसे फेल होता है, और उसमें उसके सपने में माधुरी दीक्षित आती है। तो उस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी थी। क्या बात है! ज़रूर देखना अगर देख पाएँ तो। ये तो बहुत ही कमाल की फ़िल्म है, मैं आज ही चेक करूँगा। बट सर आपने रेबेलनेस की बात कही ना, मुझे आपके पिछले काम से रेबेलनेस दिखती है उसमें। मैं बात करूँगा, एक आपका गाना है कौन मदारी कौन जमूरा। बहुत ही शानदार गाना है सर, बट आज के समय पे अगर ये आप गाना गाते, आपको लगता है कि इतना अप्रिशिएट करते हैं या अरे उल्टा हो गाली जाता? गाली खाते हैं, गाली अप्रिशिएट क्या करते हैं लोग, गाली देते हैं। वो समय था कि जब आप चीज़ों के ऊपर बात कर सकते थे, चीज़ों के ऊपर कमेंट कर सकते थे, और जो समाज में बुराइयां चल रही थी उनके ऊपर हम समाज में जो चलने वाली बुराइयां, सरकार की गलतियां, सिस्टम के दोष, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर पाते थे। आमिर खान ने सत्यमेव जयते नाम का शो बनाया था, हम उसका हिस्सा बने थे। मैंने गाने लिखे उसके लिए, कई सारे गाने लिखे, कम से कम मोरी चिरैया लिखा, फिर वो दहेज पे जो गाना था सोना महापात्रा ने जो गाया हुआ है, रुपैया गाना है वो लिखा, फिर ये कौन है मदारी कौन है जमूरा मैंने लिखा। डर लगता है सर जिस तरफ हम जा रहे हैं आगे? मैं तो सर कभी कभार सोचता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब इस उम्र का होऊंगा और बातें करना शुरू करूँगा तो ऐसी बातें होंगी आगे से। हाँ, डर है मुझे अंदर? मुझे बिल्कुल डर लगता है, और सिर्फ भारत को लेके नहीं लगता, पूरी दुनिया को लेके लगता है। जिस तरह की चीज़ें इस वक्त पे हो रही है, बहुत ही भयानक
उथल-पुथल मची हुई है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं बन रही है, इतने बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं दुनिया में और बड़े-बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, वो लोग वैसे ही घूम रहे हैं। तो लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, जैसे मैं इंस्टाग्राम अभी खोलता हूँ और देखता हूँ, तो जेन ज़ी जो है, वो बहुत अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है इसको। और वो मुझे लग रहा है कि वो उनकी है यार, हमारा क्या है, हम तो अब यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन और हमने तो बहुत सुंदर बहुत दौर देखा है। मुझे तो तुम्हारी जनरेशन्स के लिए लगता है यार कि तुमको वो देखने को ही नहीं मिला, जो मन में आए वो बोलने को, जो कविता लिखनी है वो लिखने को, जिसका विरोध करना है उसका विरोध करने को, अपना अपनी आवाज़ दिखाने को, जो फिल्में बनानी हो फिल्में बनाने को, वो मौका तुमको मिलता ही नहीं है। तुम वहीं घूमते हो क्योंकि तुमको इतना डर है तुम्हारे ऊपर कि क्या करें। तो तो जेन ज़ी है, उससे मुझे उम्मीद है कि वो कुछ बदलेगा और उसको बदलना चाहिए क्योंकि ये उसके जीवन का प्रश्न है और इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ आ रही सामने, एआई आ रहा है, ये आ रहा है। सर एआई से क्या लगता है आपको? लगता है कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को ईजी करेगा या रिप्लेस कर देगा? यार मैं उतना ही जानता हूँ जितना सब जानते हैं, मैं उतना ही, किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि वो आ गया है बिल्कुल। और ये निश्चित है कि वो अभी से ही फ़र्क पड़ने लगा है। एडवर्टाइज़िंग में तो एआई का बहुत इस्तेमाल होता है। तो फ़िल्म मेकिंग को ये रिप्लेस भी करने की कोशिश कर सकता है, रिप्लेस कर भी देगा। लेकिन सिर्फ़ एआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि एआई में कोई स्किल नहीं चाहिए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती थी, इवन कंप्यूटर ग्राफ़िक हो, एनिमेशन हो, इसमें एक एक आदमी को एक स्किल सीखनी पड़ती थी। एआई में प्रॉम्प्टिंग की स्किल है, तो उसके अलावा कोई स्किल नहीं है। तो वो स्किल नहीं है तो वो बहुत लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और जब बहुत लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि उससे थक भी जाएँगे। क्योंकि कंज़्यूमर कौन होगा अगर सारे ही नौकरी छोड़ के बैठ गए होंगे तो? मुझे नहीं पता, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मेक सेंस सर। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ इतनी है कि हालांकि आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, मुझे लगता है कि एआई प्रोसेस को बड़ा इजी कर रहा है। जैसे वो मैनुअल स्टोरी बोर्डिंग जो हम करते थे एक समय तक, वो बहुत इजी हो गया है। करेक्ट। और शेखर कपूर ने भी रिसेंटली कहा कि वो बड़े प्रभावित हैं एआई से। वो कह रहे हैं कि एआई फिल्म मेकिंग को चेंज कर देगा। मुझे ऑनेस्टली अभी भी लगता है कि सर वो एक ह्यूमन टच जो है ना। नहीं, मुझे भी नहीं लगता और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और डेफ़िनेटली वो ईज़ी कर रहा है। राइट। डेफ़िनेटली वो आपका आपका एक बहुत अच्छा असिस्टेंट बन के आ रहा है। जैसे मैं कल एक राइटर से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि एआई से अगर मुझे मेरे मन का लिखवाना है, तो मुझे इतने प्रॉम्प्ट उसमें डालने पड़ते हैं कि मैं मेरे मन का ही लिख लूँ ना, उसमें प्रॉम्प्ट क्यों डालूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो फिर भी कुछ गलती कर देता है, फिर मैं उसको सुधारूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली जो लिखना है, वो उससे लिखवाने के लिए मुझे इतनी बातें उसको बतानी पड़ती है। तो अगर आपको एआई से एक तरह की फ़िल्म बनवानी है, तो आपको उस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसको देने पड़ेंगे, उस तरह की बातें करनी, काफ़ी काम है वो। बिल्कुल। तो हालाँकि सिनेमा बन जाएगा, वो अच्छा भी बन रहा है, वीडियो में तो कितनी अभी इस वक़्त पे भी इतनी तरक्की हो गई है कि आपको डर लगता है कि भाई ये बहुत खतरनाक दिशा में हम जा रहे हैं, सच-झूठ कुछ रह नहीं पाएगा। लेकिन क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाढ़ आई है, जब किसी भी चीज़ का अति होती है, बाढ़ आती है, अच्छा मान लो कि किसी गाँव के ऊपर बाढ़ आ गई, तो 2-3 शुरुआत में थोड़े से घर ढह जाते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद इंसान खड़ा होता है और वो रास्ता बनाता है और वो नदी को एक रास्ता देता है जाने के लिए और फिर वो नदी बहती है, और आजू बाजू के घरों को बचाता है और फिर वो नदी बह जाती है और फिर वो उस नदी से पानी भी पीने लगता है और उससे उसका दोहन भी करने लगता है। तो ऐसे ही इस बाढ़ का कोई इलाज इंसान निकालेगा क्योंकि इंसान ने ही बनाया है और इंसान को सर्वाइव करना है। तो इस बाढ़ का इंसान कोई इलाज निकालेगा, इसकी कोई एथिकल वैल्यू सिस्टम बनाई जाएगी, इसके कुछ लॉज बनाए जाएंगे और आज नहीं बन रहे, आज अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। कभी आपने बात की है चैट जीपीटी से बैठ के, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है उनसे? नहीं यार, नहीं किया? मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। मैं सर ऐसे बहुत लोगों से मिलता हाँ, हूँ जो बहुत लोग करते हैं और मुझे बड़ा मुझे बुरा लगता है कि उनको ऐसा करना पड़ता है और उनको लग रहा है कि वहाँ पे कोई सुन रहा है उनकी बात। हम्म, क्योंकि चैट जीपीटी अंततः, आप जैसे चैट जीपीटी से मेरे एक दोस्त ने कहा कि बड़ा अच्छा भविष्य दिखा सुनाता है। तो मैंने कहा यार, ये भविष्य अगर सुनाता है तो मैं, वैसे भविष्य में मेरा यकीन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब भविष्य जानने में जी। मुझे बिल्कुल, यकीन से भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर आप बता रहे हो कि ये हो जाएगा तो फिर मैं उस रास्ते पे क्या करूँगा जाके, मैं आज आपसे मिला हूँ, मेरे को यहाँ तक आने तक नहीं पता था कि आप मेरे से क्या बातें करने वाले हैं और आप कौन है, और ये मज़ा आ रहा है आज ये बातें बिल्कुल करते हुए, बिल्कुल। है ना? तो मैं भविष्य को उसी तरह से देखना चाहता हूँ, मज़ा लेना चाहता हूँ उसका, जब जहाँ पहुँचूँ वहाँ पे डरता नहीं हूँ मैं।
भविष्य से, जो आधे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भविष्य से डर डरते रहे हैं। हैं। मैंने चैट जीपीटी से उसने कहा कि सर बहुत ही प्रिडिक्ट करता है, बढ़िया प्रिडिक्ट करता है, तो मैंने अपने इसके ऊपर डाला। तो मेरे इसके ऊपर आया कि आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, आप कला के क्षेत्र में जाएंगे, लेखन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मैंने कहा भाई बढ़िया है। मैंने कहा चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि क्या ये तुम मेरा गूगल से इंस्पिरेशन लेके बता रहे हो? तो चैट जीपीटी ने बोला नहीं नहीं, गूगल से इंस्पिरेशन लेके नहीं बता रहा हूँ, मैं गूगल से कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं लेता, मैं जो जो चीज़ें देखी है उन चीज़ों को उस तरह से एनालाइज करके देखता हूँ। और मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी एक दोस्त फोटोग्राफर है, तो मैंने उसके इसमें डाला अपना ही बायोडाटा जन्म, तो उसमें आया कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो वो तो डेटा के आधार पे जो तो है, वो मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने कहा ये तुम कैसे करते हो? तो कहने लगा आपकी हिस्ट्री तो हम देखते हैं कि आप किस तरह की चीजें सर्च कर रहे हो, वहां से ये डेरिवेशन निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई आदमी आपको वो बातें बता रहा है जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि जो आप बातें बार बार पूछते रहते हो, तो आप उसको एजुकेट आप ही कर रहे हो कि आपसे कैसे बातें करनी है। तो जब जब आप उसको एजुकेट कर रहे हो आपसे कैसे बातें करनी है, तो वो आपको कोई सोल्यूशन जो दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हों आपके लिए। तो और वो ये बहुत ही गहन चिंता का विषय है यार कि हम फ्रिक्शनलेस सोसाइटी बनते जा रहे हैं। फ्रिक्शनलेस का मतलब है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो रहा है। बिल्कुल। आपको कोई दोस्त नहीं है, आपको दोस्तों पे यकीन नहीं है, अरे भाई दोस्त है, धोखा देगा, तकलीफ देगा, लेकिन चला के रखेगा ना जीवन को। अब ये एआई है जिससे आप बातें कर रहे हो, वो आपको वही वही बातें करेगा, आपका जीवन सुखद आप है। सेफ फील कर रहे हो हाँ, कि हाँ। आप सोफे में बैठ के जीवन काट सकते हो ना आज की तारीख में, अगर आपके बैंक में पैसे है तो। हम्म। यहाँ पे खाना आ जाएगा, यहाँ पे पानी आ बिल्कुल जाएगा, सब आ यहाँ पे जाएगा। वो आ जाएगा, वहाँ टीवी चल रहा है, वहाँ पे आप कुछ देखते रहिए, आप यहाँ इंटरनेट है हाथ में, आप एआई से बात कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, साइबर पे सब कुछ है, देख लीजिए, कर लीजिए। तो ऐसे तो नहीं है ना जीवन चलेगा, आपको किसी न किसी से मिल के, किसी न किसी से बात करके। ठीक है, आप और हम बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए जब हम मिले, लेकिन है तो कुछ जीवन में मजा तो आएगा। सर ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात की। मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब से मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आया हूँ ना, एक वक्त था कि मैं दोस्तों को फ़ोन में बोलता कि खाना खाने चलते हैं। अब वो खाना घर पे आ जाता है, मैं घर पे बैठता हूँ तो मैं कभी अगर खाना खाता हूँ तो मैं फ़ोन देखते देखते यूज़ करता हूँ, और वो इतना एडिक्टिव है सर। आप भी बहुत रील्स स्क्रॉल करते हैं? बहुत भयंकर। क्या देखते हो, ब्रेन रॉट देखते हो, क्या देखते हो? क्या मतलब, मैं तो जो है मेरा एल्गोरिदम दिखाता है, लेकिन मेरा एल्गोरिदम में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो या तो पॉलिटिकल होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ में जो मेरे मेरे इसमें आती है, मैं इंदौर, मालवा, इस तरह के रीजनल, निमाड़, यहाँ के रीजनल इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ। मुझे देखना होता है कि वहाँ क्या कर रहे हैं लोग, वहाँ किस तरह की चीज़ें आ रही है। फिर कुछ म्यूज़िक वाले लोग आते हैं, कुछ ये आते हैं, और फिर उसके बाद में ब्रेन रॉट भी आता ही है, ऐसा नहीं कि ब्रेन रॉट नहीं है, मतलब तो है जनरली। मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखता हूँ, और मैं काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी इन ट्यून हूँ विद द टाइम्स। मुझे मालूम है कि ट्रेंडिंग क्या होता है, मुझे मालूम है कि अभी कौन सी रील, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर पता होता है। ओके। किरीश का गाना सुना है, मुझे पता होता है। आप सर एथीस्ट हैं? दैट्स नॉट ट्रू। मैं एथीस्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एथीज़म इज ऑल्सो कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेशन करता है कि मैं भगवान में भरोसा नहीं करता। मैं वो भी नहीं हूँ। मैं हर किसी के हर तरह से जीने के पक्षधर हूँ। तो मुझे कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी धर्म, जब एक आप लॉलेसलेस सोसाइटी में रहते हो ना, जब, ऐसा मेरा मानना है कि जब आप ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पे जस्टिस नहीं है, आपको मालूम है कि आपने जो किया है उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है, आपके साथ अन्याय होने वाला है, उस वक्त पे आप भगवान की तरफ मुड़ते हो। तो कभी कभी भगवान आपका चैट जीपीटी का दोस्त भी बन जाता है, जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती कि भगवान आपका आपका धर्म, आपका जीवन, आपकी साइकोलॉजी, आपको आपको सब लोगों के पास नहीं है वो जगह कि जहाँ जाके वो काउंसलिंग कर सके। तो भगवान वो जगह बनती है जहाँ से वो शांति अपने लिए ले पाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है, एज लॉन्ग एज कि मैं आपको ना बताऊं कि क्या करना चाहिए। मैं अपने लिए क्या करना चाहूँ, उसके लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। मुझे लगता है कि एक लॉलेस सोसाइटी में भगवान से ज़्यादा
नज़दीक आदमी को और कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि न्याय और कहीं से तो नहीं आ रहा, तो यहीं से आएगा। आप अगर जाते हैं और मैं साइंस का पक्षधर हूँ, लेकिन साइंस के जो जो साइंसदान लोग हैं उनका पक्षधर हूँ शायद कभी कभी नहीं होता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ऐसे इलाज में उलझा देते हैं आदमी को। इलाज है साइंस के पास में, लेकिन डॉक्टर ऐसे उलझा देते हैं, इतने पैसे में उलझा देते हैं, इतनी ज़बरदस्त कि उलझा देते हैं कि कुछ लोग कर ही नहीं सकते। फिर वो जाके भगवान के चरणों में बैठेंगे ना, कहाँ जाएंगे? अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को गुजरने तो नहीं दे सकते, तो फिर वो वहाँ जाके बैठते हैं। और मुझे लगता है कि क्या करें, वहाँ से उसको न्याय नहीं मिला है। इतना वहाँ पे टाटा मेमोरियल के सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उसका इलाज हो नहीं पा रहा है, और वहाँ पे इतनी गड़बड़ चल रही है, तो वो किसी न किसी जगह पे जाके तो सोलेस ढूंढेगा। बिल्कुल। आप कहाँ ढूंढते हैं सोलेस? मैं स्वयं के भीतर, स्वयं के मैं भीतर। मैंने मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा है इतने सारे सालों दिनों में, और मैंने मेरा जीवन जो है वो सीखने में ही गुजारा है, तो और सीखना ही चाहता हूँ मैं। तो अभी तक जो समझ में आया वो ये है कि सोलेस यहीं पे, इस मोमेंट में, यहाँ पे ही है, बाहर नहीं है। कुछ भी बाहर की चीज़ आपको सोलेस नहीं देगी। और ये कहना आसान है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं 1 मिनट में सबसे खुद से सवाल पूछता हूँ कि अ, अगर कोई बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप क्यों अपने साथ उतना ही गलत कर रहे हो? उसके ऊपर जो गुस्सा आपको आ रहा है वो उतना ही गलत है, वो वही गलत है जो वो आपके साथ कर रहा है, वही आप अपने साथ भी कर रहे हो। तो पहले अपने साथ वो करना बंद करो, और फिर उसका इलाज देखेंगे। उसका जो भी इलाज होगा, उससे बात करनी होगी, उससे उसको कुछ कहना होगा, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना होगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन पहले उसने आपको थप्पड़ मारा है, तो उस थप्पड़ मारने का इंसल्ट आप कितनी देर अपने अंदर लेके घूमोगे? वो उसने मारा है, वो उसका है, दैट्स ऑन हिम। उसने आपको गाली दिया, इट्स ऑन हिम, इट्स नॉट ऑन यू। उसने आपको बहुत गंदी गाली दी है, और आपको, तो आप कितनी देर तक अपने दिल को उसकी वजह से तोड़ोगे? कितने साल लोग बचपन की गलतियां अभी अभी तक रो रहे हैं कि मेरे मतलब पकड़ के बैठे हुए हैं कि उस जी। दिन उन्होंने, वो लोग गुजर गए जिन्होंने बोला था, लेकिन हम उसी के ऊपर अटके हुए हैं कि यार उन्होंने, तुमने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला। कितने सवाल, अगर आप उससे अपने आप को मुक्त कर पाएंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को भी आप सही तरीके से सबक सिखा पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात। कभी आपने थेरेपी ली है? कभी भी लाइफ में? हाँ, लिए। ये कौन सा फेज था? ये फेज़ वो था जब मैं बम्बई में भटक रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। काम बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं रहा था, और सिगरेट, शराब भी थोड़ी, जिस तरह से आप एक सिटी में आते हो तो उस सिटी से आप ये होने लगता था, तो कभी-कभी ऐसा भी डर लगने लगा था कि यार भाई, अब मैं ये मेरे से चिपक रही है, अब ये मेरे से चिपक रही है। और मेरे दोस्त थे पीयूष भाई और हम, तो मैंने उस वक़्त पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था कि यार मैं अ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं निकल नहीं पाऊँगा इसमें से, इसके अंदर से कोई रास्ता नहीं है। वो एक पैटर्न है, उसके अंदर आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, तो उसके अंदर से कोई रास्ता नहीं है। तो फिर मैं थेरेपी लेने गया था, और उसने मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। थेरेपी ने मुझे बहुत रास्ते मेरे लिए खोले, अपने आप से मिलवाया। अ, दुनिया की, जैसे ये जो बातें हम कर रहे हैं, वो यही, इनमें से कुछ बातें वहाँ पे मैंने सीखी कि एंगर इज़ द पॉइज़न। एंगर, गुस्सा वो ज़हर है जो आप सोचते हो कि आप पिएँ और वो मर जाए, हम्म। लेकिन ज़हर तो आप पी रहे हो। मरेंगे भी हम ही। हाँ? मरेंगे भी हम ही। मरेंगे भी हम ही। वो दिक्कत तो हम ही को देने वाला है, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो करके चला गया जो करना है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ एक्शन मत लो, मैं उसके कह रहा हूँ उसके खिलाफ गुस्सा मत करो। अपने को गुस्से से निपटो। उस गुस्से से निपटो, और फिर उसके खिलाफ, अगर वो, उसने सच में बहुत कुछ गलत किया है, तो आपके अंदर ताकत भी आएगी कि आप उसके खिलाफ खड़े हो सकें, बोल सके, बात कर सके, कन्फ्रंट कर सके। सर, शराब उस समय पे मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, मतलब सुबह से या सिर्फ रात नहीं, को? नहीं, 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 इतना नहीं था? वैसे वगैरह तो कुछ नहीं, इतना नहीं, पर हाँ, शामों को मतलब, यार दरअसल क्या था, यहाँ काम करने आया था, हम्म। और काम करने के वक्त पे ये सब चीज़ें जो जो आ रही थी, तो ये डरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार काम के आड़े तो नहीं आ रही है। मुझे इतना कोई एडिक्शन नहीं हुआ था, ये मेरे मन की बात थी। तो मैं ऐसा कोई सुबह से लेके पीने वाला तो नहीं बन गया था। ठीक है। शाम को काम खत्म करने के बाद ही पीते थे, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता था कि क्यों पी रहे हैं, नहीं पीनी चाहिए, इतनी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इसी गिल्ट के सर्कल में फंस जाती थी कि नहीं, 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 फिर कोई मिल गया, फिर कहीं बैठ गए, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। हम्म। और तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार यार ये ठीक नहीं है, और मैं निकल गया उसमें से। 10 साल हो गए बाहर हूँ। क्या बात है सर। सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपके बैच में कमाल के एक्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ हीरोज़ को सेलिब्रेट करते हैं,
सर एक एक्टर थे आपके बैच के जिनका जिक्र नवाज भाई ने किया था एक पॉडकास्ट में, निर्मल दास। निर्मल दास। मुझे जानना है क्या हुआ था एक्चुअली वो, इज इट क्योंकि ये शहर बड़ा रूथलेस है उससे कुछ मेंटल इम्पैक्ट हुआ था उनको? हाँ, डेफ़िनेटली उसी से हुआ होगा या जिस भी चीज़ से हुआ होगा। देखो यार, कई बारी क्या होता है कि बहुत छोटे से शहर गाँव से लोग आते हैं और इट्स अ मेंटल इलनेस। स्किज़ोफ्रेनिया था उसको किसी एक लेवल पे, है ना? तो वो मेंटल इलनेस थी। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई सक्षम, संपन्न परिवार से अगर आप आते हो तो आपको ख़्याल रखने के लिए लोग होते हैं। जब आप छोटे से गाँव से आए हुए होते हो, आपने घर-बार छोड़ रखा होता है, जब आपको ऐसी कोई बीमारी होती है तो उधर भी लोग कहते हैं कि यार हमको तो ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, हमको नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं? लोगों की अपनी-अपनी दिक्कतें होती हैं। तो उसमें उसको जिस तरह का इलाज मिलना चाहिए था, उस तरह का इलाज शायद मिल नहीं पाया। हमने हमारे दोस्तों ने ख़ास करके कई सारे दोस्तों ने बहुत साल तक बहुत उसका ख़्याल रखा निर्मल का। इवन नवाज़ ने बहुत ख़्याल रखा उसका, संजय सोनू हैं, इन्होंने बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत ख़्याल रखा ना उसका। लेकिन वो मेंटल इलनेस उसकी उस तरफ उसको लेके चली जाती गई और वो एक स्किज़ोफ्रेनिया एक अपने आप में कंडीशन है। तो उस कंडीशन में लोगों को जो होता है, वो उसको होने लगा और उसके बाद में ऑब्वियसली उसको कोई रोज़ सुबह गोली खिलाने वाला नहीं था जो उसको खिलाई जानी चाहिए थी। और पता नहीं फिर पता नहीं चला वो कैसे करते वो खो गया और फिर हमको पता चला कि वो नहीं है। अनफॉर्चुनेट सर, मुझे ना धर्म से जो एक प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी ना, जब मैं बचपन में था, तो मेरे आसपास मेरे फैमिली में किसी को यही बीमारी थी और बजाय डॉक्टर के लेके जाने के आसपास के लोग झाड़ फूक कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको माता आती है, जैसे टर्म ये छोटे बहुत शहर बुरी में। बात है। तो मेरा वहाँ से एक रिश्ता थोड़ा सा मन खट्टा हो गया था धर्म के साथ कि यार ये। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जो मैंने पहले बात बोली थी उसको मैं यहाँ पे अपोज़ करूँगा और मैं कहूँगा कि नहीं, ये जो है ये साइंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई एम नॉट अनसाइंटिफिक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि झाड़-फूँक से कुछ चीज़ हो रही है तो झाड़-फूँक से कर लो। मैं कह रहा हूँ कि उसको ले जाना तो पड़ेगा आपको साइंस तक और हमको ऐसा समाज पैदा करना पड़ेगा कि जहाँ पे साइंस भी सबके लिए अवेलेबल हो। वो हॉस्पिटल्स जो ये इलाज करते हैं वो सबके लिए अवेलेबल हो, गरीब अमीर, अमीर गरीब, वो इलाज सबके लिए अवेलेबल हो जो किसी के लिए भी होता है, क्योंकि अब कुछ इलाज ऐसा होता है कि जो सिर्फ बहुत पैसे में ही होता है। तो ऐसे में फिर इन इन जगहों पे जाना लोगों का और बढ़ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। उनका जाना गलत है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आप इधर उसको उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उनको किसी ने एजुकेशन ही नहीं दी कि यहाँ तक जाना है, तो वो भी क्या करेंगे? तो क्योंकि कोई भी अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को खोना तो नहीं चाहता, वो उसको किसी भी तरह से बचा के रखना चाहता है। इस तरह से या उस तरह से वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो साइंस का दामन छोड़ने की बात मैं कभी भी नहीं करूँगा। बिल्कुल। सर थोड़ा मुझे ना आपके कुछ गानों को डिकोड करना है। मुझे क्योंकि मेरे कुछ गाने जो हैं जो आपने लिखे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये कैसे लिखे जाते हैं। मुझे दो चीज़ें जाननी है कि पहला, आपके लिखने का प्रोसेस, आप पेन पेपर लेके बैठते हैं? जैसे मैं फंक्शन करता हूँ जब मैं ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ दोस्तों के साथ, कुछ उसने कुछ बोला कुछ मैंने बोला। आप क्या पेपर पेन लेके बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, क्या प्रोसेस नहीं, रहता ब्रेनस्टॉर्म नहीं, पेपर पेन लेके बैठता हूँ मैं। और पेपर पेन लेके बैठता हूँ और मुझे पेपर पेन पे ही लिखना पसंद है। मतलब है? ओके। कागज़ कलम पे ही आज लिखता तक हूँ मैं। भी हाँ, हाँ, अभी भी। ये शो भी आपने कलम से ही लिखा, मतलब शुरुआती, शुरुआत? बैंड वाले शुरुआती दौर पे कलम से लिखा, पर फिर जब मुझे इंटरैक्ट करना पड़ता है, जब लोगों को भेजना होता है तो फिर आपको टाइप करके भेजना पड़ता है, क्योंकि फिर वो उस तरह से तो एक ड्राफ्ट आपका जो होता है वो कागज़ कलम पे आता है और फिर आप उसको दूसरे ड्राफ्ट पे आप पे इस पे डालते हो। मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, ऐसा नहीं कि मुझे उसके ऊपर लिखना नहीं आता। पर वो पुराने ज़माने से मैं लिखता आया हूँ, स्क्रिबलिंग की हैबिट है मुझे, तो वो हाथ से, जब हाथ का और माइंड का स्पीड बना हुआ है। मैं मूवमेंट में लिखता हूँ। मुझे चलती कार में, चलते बस में, ट्रेन में, तो अब तो मैं गाड़ी है और उस तरह से वो नहीं हो पाता, लेकिन मैं पहले कोई गाना-वाना लिखना होता था तो कागज़ कलम लेके मैं जैसे गुलज़ार साहब भी करते थे, लेकिन ये मैं भी करता था। तो मैं विरार की ट्रेन में बैठ जाता था। अच्छा। या कभी-कभी यहाँ से गोरेगाँव से चलता था, तो गोरेगाँव से मैं, या इधर अंधेरी मैं मलाड में रहता था, तो 71-72 नंबर की बस में बैठ जाता था और जी सीधे मुझे टाउन ले जाती थी। तो खिड़की पकड़ के बैठ जाओ उसके अंदर, वो चलती बस में लौटते वक़्त गाना ले आओ वापस। कहानियाँ लेके आ गया मैं ऐसी जगह, तो क्योंकि वो एक कंसाइज़ जगह पे आप बैठे हुए हो और मूवमेंट है, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है बहुत। बहुत मज़ा आता है उसमें गाने। ठीक बात। कभी किसी, बाबरामंदी मैंने वैसे ही चलती रिक्शा में हाँ, लिखा। रिक्शा से बाहर
सबसे एब्सर्ड जगह पे क्या गाना लिखा है? लिखा है किसी एब्सर्ड जगह पे बैठ के गाना? बहुत जगह पे लिखा है। मेरा दोस्त शांतनु मोहित्रा हाँ, हाँ। कंपोजर है, उसने तो मुझे बहुत कुख्यात बना दिया है कि मैं बाथरूम में लिखता हूँ, टॉयलेट में। और ये सच है, लिखते हैं बाथरूम में। क्योंकि अगर हम 5 6 8 लोग बैठे हुए हैं और कुछ लिखना है और अभी लिखना है, तो मैं यहाँ बैठ के नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, वहाँ बैठ के नहीं आ रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं अब अगर आप ये काम कर रहे हो अपने विनोद चोपड़ा जी के घर पे, तो उनकी बाथरूम मेरे माड़ा के कमरे से बड़ी है यार। तो ये आप कर रहे हो किसी बहुत बड़े जोधपुर के हवेली में, तो वो बाथरूम इतनी बड़ी बड़ी कि आपको लगता है कि भाई ये तो मतलब मैं तो वहाँ तो इसलिए वो आप अंदर जाके, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ, फिर थोड़ी देर में बाहर निकल के आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने ये लिखा है। वाह! तो पर वो उसको बदनाम, मतलब उसके ऊपर बहुत मजाक बनता है मेरा कि ये बाथरूम में लिखते हैं। तो ये एक वियर्ड जगह पे मैं लिखता हूँ, बाकी मैं बहुत जगह कहीं कहीं पे लिखा है। पान की दुकानों के, चाय की दुकानों के पीछे बैठ के लिखा है। मुझे कॉफ़ी शॉप्स में लिखना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं एक बांद्रा में कॉफ़ी शॉप है, उसका नाम बहादू है, पहले मेथड होता था। वहाँ पे मैं रेगुलरली वहाँ बैठ के लिखता हूँ। अच्छा, एक टाइम सेट है कि रोज़ इस टाइम पे बैठ सुबह जा चला जाता हूँ मैं 9 10 बजे, 10 बजे से लेके तो 12 1 बजे तक मैं काम ख़त्म करता हूँ वहाँ पे लिखने का काम। या बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के घर पे करता हूँ, 6 बजे 7 बजे उठ के। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि 4:30 5 बजे उठ जाओ, काम खत्म करो, 6 साढ़े 7 7 बजे तक भेज दो, फिर 1.5 2 घंटा सो जाओ। क्या बात है! सर कबीर साहब का बड़ा आप पे प्रभाव रहा है क्या? आपका एक गाना है पिंजड़ा, कोक स्टूडियो का। प्रभाव रहा कबीरी फिलॉसफी का आप पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मालवा से आता हूँ, और मालवा कबीर पंथ का बड़ा गढ़ है। प्रहलाद टिपाणिया साहब वहाँ के हैं, और बहुत सारे लोग हैं। कालूराम बामनिया जी है वहाँ के, पंडित कुमार गंधर्व जिनके घर में मैं पला बड़ा, उन्होंने कबीर को अपनाया था। मेरी दादी बहुत सारी कबीर को कोट करती थी, तो वो कबीर कबीर की जो निर्गुण परंपरा है उसका प्रभाव मालवा पे है, और वो मुझ पे भी आया, और वही मैंने लिखने की कोशिश की है। 5 तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैना। और दूसरी बात ये है कि कबीर को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कबीर जो है वो इतने सारे सालों तक कैसे लिख पाया, और पंजाब में भी लिख पाया, और उत्तर प्रदेश में भी लिख पाया, और मध्य प्रदेश में भी लिख पाया, और पाकिस्तान तक में कबीर लिख मिले। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो फिलॉसफी लोग चलाते हैं, और कबीर की भाषा में कबीर की फिलॉसफी में कुछ लिखते हैं, और फिर अंत में अपना नाम लगाने के बजाय कहत कबीर सुनो भाई साधु लगा लेते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम नाम का टिकस कटा ले। तो अब राम नाम का टिकट कटा ले तो कबीर, उस जमाने के कबीर लिख नहीं सकते ना, आज के बिल्कुल, किसी कबीर बिल्कुल। ने लिख। तो मुझे लगा कि ये उस परंपरा में हम भी कुछ योगदान डालते हैं, और मैंने डालने की कोशिश की। मतलब ये नहीं कह के कि इसलिए मैंने उसमें कबीर का नाम भी है उसमें। अब आज के ज़माने में क्रेडिट की लड़ाई तो हम लड़ते ही है, कबीर नहीं लड़ता था। किसने क्रेडिट चोरी किया आपका? नहीं, आज तक किसने नहीं किया। झगड़े हुए हैं पर चोरी नहीं किया। अब वो सब गई बातें, बीती बातें। ठीक है, बीती बातें को पीछे रहने दें। सर एक फिल्म है मेरी फेवरेट, थ्री ऑफ अस। मैं बम्बई शिफ्ट हुआ था अभी कुछ साल, 1 2 साल पहले ही। तुम कहाँ से हो? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। अजमेर से। कभी आए आप अजमेर? अरे बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं, अजमेर आना ना होगा कभी आपका? 2 बार आया हूँ। शूटिंग के लिए या? दोनों बार। एक बार तो हम एकलव्य शूटिंग कर रहे थे, और हम लोग देवीगढ़ थे, और देवीगढ़ मतलब वो उधर नाथ द्वार के पास, उदयपुर के आगे वहाँ पे थे, और हमको जाना था जयपुर शूटिंग करने के लिए। और मैं निकला था तो विनोद सर से बात हो रही थी, मैंने कहा सर मेरे को अजमेर जाने का मन कर रहा है। तो बोले तू डेफिनेटली जा। तो मैं अजमेर गया था, अजमेर शरीफ, और फिर वहाँ अर्जी लगाई थी, जो कहते हैं वो अर्जी लगाने गए थे जी, वहाँ जी। दरबार में। और मुझे सूफी परंपराएं भी बहुत पसंद है। मुझे वहाँ कव्वाली सुनी मैंने एक दिन बैठ के, क्या बात है। और फिर मैं खाया वहाँ कचौड़ी। वो क्या मिलती, कड़ी कचौड़ी। कड़ी कचौड़ी सारी बहुत बढ़िया मिलती है। एकदम से पानी आ गया कड़ी सर। कचौड़ी मैंने खाई, और फिर जयपुर की तरफ निकल गया।
क्या बात सर, स्पिरिचुअल कैपिटल कहते हैं उस शहर को, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह और ब्रह्मा टेम्पल जो है वो ब्रह्मा टेम्पल। वर्ल्ड में एक ही है, पुष्कर में। बट सर हैविंग सेड दैट, मैं जब अपने शहर से यहाँ आया था, यहीं वर्सोवा किसी कमरे में बैठ के मैंने थ्री ऑफ अस देखी। अभी तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपके साथ बैठ पा रहा हूँ, काम मिल गया, पैसे आ रहे हैं, ये सब कर पा रहा हूँ। उसमें काम नहीं था, मैंने थ्री ऑफ अस देखी और मैं गहरी चुप्पी में चला गया। मतलब मैं बस मैंने किसी से बात नहीं की उस दिन, और मैं वॉक पे निकल गया अंधेरी से गोरेगांव चलते चलते। सर बड़ा मूव करती है वो फिल्म, जो उसकी एंडिंग है, सटल, सहज, इतना सुंदर सिनेमा सर। मुझे ना कुछ बताओ उसके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, जो पब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है अभी बाहर। नहीं, जैसे वो मैं उसका श्रेय देता हूँ उसके मेकर को, अविनाश अरुण जो है, वो खुद कैमरामैन भी है, वो एफ है शायद। FTI से है वो, और खुद कैमरामैन भी है। और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म बनाई है उन्होंने मराठी की, किल्ला, जी। जो बहुत सुंदर फिल्म है। उसके अलावा उन्होंने अभी पाताल लोक बनाया है। पाताल लोक के 2 सीज़न, दूसरा सीज़न तो पूरा ही उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो वो एक अद्भुत बढ़िया प्राणी है, मतलब शांत है और क्लैरिटी है सिनेमा को लेके, उनको क्या चाहिए, क्या कहना है, कैसे कहना है। और उसका सेट, क्योंकि वो कैमरा भी खुद करता है, डायरेक्ट भी करता है, तो उसका सेट जो होता है वो एक नो नॉइज़, नो कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है। जनरली क्या होता है, आप सिनेमा जब कर रहे होते हो तो एक डायरेक्टर होता है, कैमरामैन होता है, उन दोनों के बीच में भी एक फ्रिक्शन होता है जी। कि ये कर रहा, वो कर रहा, वो करना है, हल्ला होता है, शोर होता है। ये अविनाश के सेट पे उसके 3 असिस्टेंट डायरेक्शन के होते हैं, 3 असिस्टेंट कैमरा के होते हैं। इस तरफ वो कैमरा की इंस्ट्रक्शन देता है, इस तरफ वो डायरेक्शन की इंस्ट्रक्शन देता है। और फिर उसके बाद में तो इतना मेडिटेटिव एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सिनेमा के सेट पे नहीं ये किया। एक वो लाइट वो लगाता ही नहीं है, तो जो जो लाइटें अवेलेबल है उसी में वो शूट करता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर कोई बहुत ही बिजली गुल हो गई, बारिश आ गई और ऐसा कुछ हो गया तो बात अलग है। पर उसकी अगर आप थ्री ऑफर्स भी आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग किसी जगह पे है ही नहीं। नेचुरली कोंकण को बहुत प्यार करता है, कोंकण को बहुत सुंदर से जानता है, तो उसको बहुत सलीके से। और हम 3 लोग थे जिसमें जयदीप उसका बैचमेट है, शेफाली थी, और जयदीप और शेफाली इतने बेहतरीन एक्टर्स है, और उनके साथ काम करने को मिला मुझे। तो वो कास्टिंग मेरी हो गई, यही बड़ी बात है एक्चुअली। मतलब मुझे कास्ट किया उसने, ये मुझे बहुत मेरे लिए, तो मैं जब पढ़ा तो वो किस्सा पता है। नहीं नहीं, बताइए प्लीज़। नहीं नहीं, तो एक बार उसका फ़ोन आया मुझे कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैं एक स्क्रिप्ट भेजूँ, पढ़ेंगे क्या? हम्म। तो मैंने कहा भेज दे। और मुझे ऐसा लगा कि जनरली मेरे पास स्क्रिप्ट आती है कि सर इसमें 2 गाने करने हैं, 1 गाना करना है। ये मेरे पास ज़्यादातर बारी ये होता है। कभी कभी कोई रोल आता है तो एक सर मेरे लिए एक छोटा सा रोल है सर, मेरे इसमें वो कर दीजिए, ये इस तरह का मेरी कास्टिंग होती थी उसके पहले। तो उसका एक दिन फ़ोन आया, तो मैंने वो स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने वो स्क्रिप्ट उसी रात को पढ़ डाली। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी, पढ़ी। मैंने कहा ये क्या कराएगा इसमें गाना। फिर मैंने उसका उसका सुबह फ़ोन आया, बोले पढ़ी सर आपने? मैंने कहा हाँ। बोले आप करोगे? मैंने कहा क्या करना है? बोले सर रोल, एक्टिंग। मैंने कहा यार उसमें कौन सा रोल है? मैं पढ़ भी रहा था तो उसमें आपका दिमाग ऐसे भी चलता है ना कि कौन सा रोल करने को कहेगा, कौन सा रोल करने को कहेगा। तो उसमें जो रोल थे छोटे रोल, तो उसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा था कि इसमें कोई ऐसा इतना छोटा रोल है नहीं बड़ा। तो बोले सर रोल करना है। मैंने कहा कौन सा? बोले सर हस्बैंड का। मैंने कहा यू श्योर? तो बोले हाँ हाँ, मैंने सोचा बहुत आप ही ठीक लग रहे हो मेरे को उसके अंदर। मैंने कहा अगर तुझे लगता है तो यार मैं मतलब बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही चाहूँगा मैं, बिल्कुल। तो बोले सर आप मुझे 2 दिन दो, मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करता हूँ और आपको फ़ोन करता हूँ। 2 दिन बाद उसका वापस फ़ोन आया, बोले सर आप मीटिंग करने आ जाइए, हम कर रहे हैं। क्या बात। तो मैं गया वहाँ पे, मिलने गया। फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि शेफाली है, जयदीप है। अच्छा हमारी वहाँ पे उसकी कोई रीडिंग वीडिंग उस तरह से नहीं हो पाई थी। अ, हम तीनों एक साथ वहीं कोंकण में मिले पहली बार। अच्छा। एक रात पहले हमने पूरी रीडिंग की ठीक से, अच्छे से पूरी बातें समझी। दूसरे दिन से शूटिंग करनी शुरू की। और वो मैं अनुभव भूल ही नहीं सकता हूँ। इतना सुंदर अनुभव है मेरे जीवन का वो 1 महीना, ब्यूटीफुल। और अविनाश ने मेरे से भी जो काम करवा लिया है वो भी मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। मतलब एक तरफ आप बैंड वाले देखोगे, एक तरफ आप थ्री ऑफर्स देखोगे, तो आपको एक सर पर्सनल बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने। मुझे क्योंकि इस बात का इल्म नहीं है, आप मैरिड हैं कि नहीं है? नहीं, नहीं है आप। बट वो जो किरदार था, थ्री जो ऑफर्स का हस्बैंड था, अ,
उनकी बीवी अपने दोस्त से मिल भी रही हैं, वो कहना भी चाहते हैं, कह भी नहीं रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं सर ऑनेस्टली एक पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, आप मना भी कर सकते हैं। आपने कभी तय करके शादी नहीं की कि मैं नहीं करूँगा, या इज़ इट लाइक कि प्रेम यार से दूरी नहीं बनाने का नहीं, रीज़न? ऐसा ऐसा तो कुछ तय तो कभी नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि शादी के नज़दीक नहीं पहुंचा, और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई आया ही नहीं, ये नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि बनते बनते चीज़ें ऐसी कुछ कुछ घटित हुई कि वो शादी तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन रिश्तों की गहराइयों को, रिश्तों के कॉम्प्लिकेशंस को मैं समझता हूँ, क्योंकि रिश्तों में मैं भी रहा हूँ। शादी एक सिर्फ एक नाम होता है, बंधन होता है, लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में जब होते हैं तो उसमें भी वही सब चीज़ें हो रही होती है जो एक शादी में हो रही होती है। और तो ऐसा डिसीजन तो कुछ नहीं लिया, और आगे आगे भी नहीं लूँगा। कभी जीवन है, कभी ऐसा मौका लगा कि कुछ हो रहा है और हो सकता है, तो मैं होने दूंगा उसको। पर एक उम्र के बाद क्या होता है कि आपको अकेले रहने की आदत भी हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि फिर अब इसके अंदर ना बहुत बहुत कोई आके हलचल मचाए, उससे अच्छा आपको लगता है कि रहने दो यार, ये मेरा सेट है मामला, इसको ऐसे ही चलने दो। पर यू नेवर नो। बट हाँ, मेरा ऐसा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शादी के साथ नहीं हूँ। चूंकि मुझे शादी से बहुत दिक्कतें रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को नाम देने की वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं, इस वजह से शायद मैं उससे दूर रहा हूँ। ये थॉट कहाँ से आ रहा है सर कि दिक्कतें होती हैं? ये कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन है, कहीं देखा है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं है? कहीं सब कहीं देखा है, ज्यादातर शादियां दिक्कत में, और सिर्फ इसलिए दिक्कत में क्योंकि वो शादियां हुई हैं। वो जब प्रेम में थे, वो जब दुख थे, तो वो खुश थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो एक एक बंधन बांध लिया अपने आप को, और उसके बाद क्या होना चाहिए वो करवाने के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जो प्यार में थे, जिनकी शादियां हुई, शादियां नहीं चली, शादियां टूटी, अब वो फिर प्यार में है और साथ में रहते हैं। तो दिक्कत सिर्फ वो उस एक बंधन के रिश्ते के नाम से है। क्योंकि जिस भी वक्त आप, तो वो मैंने कई जगह पे देखा है, हर जगह पे देखा है, अपने घरों में देखा है, परिवारों में देखा है, मुश्किल लगता है एक दूसरे के लिए कुछ करना। और आज के समाज में पहले तो था कि ऑप्शन नहीं था, बड़े परिवारों में इस तरह की चीज़ें होनी पड़ती थी। आज की डेट में जब आप बम्बई जैसे बड़े शहरों में रहते हो, अब तुम्हारी जनरेशन, तुम तो इंटरनेट पे हो, हिंज बम्बल पे लटके हुए हो, इधर किसी के डेट पे गए और इधर किसी को राइट स्वाइप कर रहे हो, तो तुम कैसे करोगे शादी? बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड हो गया बहुत फास्ट पेस हो गया, और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, है। राइट। टू मेनी ऑप्शंस। यस। तो एक को हाँ बोलूं बोलूं बोलूं, नहीं यार, वहां से कुछ एक और आने वाला है, ये भी चल रहा है। पर मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शंस आ नहीं रहे, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। बट सर शादी कभी कर ली? नहीं सर, अभी तो मैं कर लो, मतलब करना हो तो देख लो। पर सर मैं डरा हुआ हूँ हिंज थोड़ा पे सा। हो, बम्बल पे हो? नहीं सर, आप हो? नहीं, कभी नहीं मैं आए? पे क्या, नहीं मतलब मैं इसलिए मैं कभी गया नहीं उसके ऊपर। मैं एक तो मेरे साथ ये होता है कि मेरे नाम से मैं जब डालता हूँ गया, अगर मान लो, हाँ हाँ। तो मुझे तो लोग स्ट्रगल शुरू कर देते हैं कि सर गाना गाता हूँ गाना गाती हूँ प्लीज काम दे दो। मिलने, एक बार मिल सकती हूँ क्या? या दूसरा, यकीन नहीं करेंगे वो कि वो कहते हैं, वो आपको रिपोर्ट करना शुरू कर देते कि झूठा हाँ। प्रोफाइल है, झूठा प्रोफाइल है, झूठा प्रोफाइल। बट इंस्टा पे लड़कियों के डीएम आते हैं आपके पास ऐसे थोड़े रोमांटिक से, कि आते हैं, कभी नहीं आते? नहीं, मेरे 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 पास डीएम आते हैं, पर बहुत प्यार के डीएम आते हैं। लोगों को बहुत मेरा काम पसंद आता है, उसके बारे में डीएम आता है। रोमांटिक डीएम उस तरह से नहीं आता, या इस तरह का कोई नहीं आता कि सर, वो नहीं आता मुझे। जनरली लोग लोग ना मुझे थोड़ा मुझे ज़्यादा अपना मानते हैं। मेरे साथ ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसमें ये है कि मुझे मुझे वो कुछ उनके जीव ऐसा, उनको ऐसा प्यार बहुत आता है मेरे ऊपर, जी। लेकिन वो उस तरह का नहीं आता। सर आपका जो फेस था, जब आपने कहा कि बात यहाँ तक आके रह गई थी, अ, कितना टाइम लगा मूव ऑन होने में, या हो भी पाएगी, नहीं हो पाए? देखो, हमारे वो ऐसी कहावत है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, यू मेक लेमनेड। तो व्हेन लाइफ गिव्स यू अ हार्ट ब्रेक, यू राइट सॉन्ग्स। तो दैट्स व्हाट मैंने हमेशा अपने, मुझे अब मुझे मुझे मैं चूंकि चूंकि कविता लिखता हूँ और लिखते हैं हम लोग, तो अपने इमोशंस से मुझे दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। अगर मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है, एक पोएम है बर्टोल्ट ब्रेख्त की, जिनको मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ, जर्मन पोएट थे।
नाटककार थे, तो उन्होंने कहा था कि अंधेरे वक्तों में कौन सी कविता लिखें, अंधेरे वक्तों में अंधेरे वक्त की कविताएं लिखें। तो आपको उस वो स्थिति में आप पहुंचे हो, तो अब उस स्थिति को पूरी तरह से जियो, ऐसा मुझे लगता ऑनेस्टी से जियो, है। ऑनेस्टी से जियो उस पूरे फेज। ऑनेस्टी के साथ जियो, उसके अंदर दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है, तो दुख होने को हम तुरंत करते कि दुख नहीं होना चाहिए, बेटा रोना नहीं चाहिए, अरे यार तकलीफ नहीं होनी, तकलीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई बंदा आपको छोड़ के गया, उसकी आपको तकलीफ है, तो वो तकलीफ होगी ना, आपके पैर में घुटने में लगी है, उसकी तकलीफ है ना, तो वो तकलीफ होगी, जितने दिन वो हील नहीं होगा तब तक तकलीफ होगी। और फिर एक दिन अचानक आप कॉफी पीते होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे और आपको एक लगेगा कि हाँ मैं मुक्त हो गया, चला गया वो। और तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं मेरा अलग अलग वक्तों पे अलग अलग, शुरुआत में बहुत बहुत समय तक चलता था, क्योंकि उसको भी रोमांटिसाइज करते हो आप, हार्ट ब्रेक को भी, हर दोस्त को पका डालते हो यार भाई, और वो भी आपसे सुन लेते दोस्ती दोस्ती में, फिर वो बोलते कि यार बहुत बोलता है यार, पकाता है, छोड़ना यार। और फिर धीरे धीरे वो वक्त कम होने लगता है। लेकिन मेरे साथ जिनके भी साथ मेरी थोड़ा बहुत इश्क रहा और जो भी रहा, मेरे दोस्त वो सब लोग हैं। अच्छा, बातचीत करते हो उन सबसे, दोस्ती है दोस्ती सबसे, है, दोस्ती है। सिर्फ बातचीत नहीं है। सर क्या लिखा ब्रेकअप के बाद वो गाना जो बॉलीवुड में है? एनएसडी में मैंने लिखा था अपने मोहब्बत के नाकामी के वक्त पर, वो काफ़ी एब्सर्ड है, मतलब वो परिणीता का गाना है। अच्छा, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। तो एनएसडी के कॉर्नर में एक जगह थी जहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा होता था, घुप मतलब घुप। तो वो ब्रेकअप हो गया था और वो हो जाता, तो उस अंधेरे में जाके बैठ जाता था मैं, जिसको हाथ को हाथ नहीं सूझता वाला अंधेरा होता है ना, जी 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 वो अंधेरा था। तो उस अंधेरे में मैंने ये गाना लिखा जी, वही मिरिंडा हाउस का प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं था। अरे वाह आप? उसी की बात कर रहे हैं आप? उसी की बात कर रहा कहीं चले गए? हूँ। नहीं नहीं, याद आ गया मुझे। चले याद आ नहीं गए, गया। दुख नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा है, उससे भी दोस्ती है। नवाज से काफी लड़ाई हुई है आपकी एनएसडी में, बार बार? हाँ, वो क्यों? तो अभी भी होती क्यों? है अरे यार, जब आप कोई चीज़ बहुत पैशनेटली कर रहे होते हो ना, आप अपने पैशन पे अटके हुए, वो अपने पैशन पे अटका हुआ है, और आपको कुछ चीज़ बहुत शिद्दत से करनी है, तो डेफिनेटली लड़ाई होने वाली है। लड़ाई तो उन लोगों में नहीं होती जो लोग एक दूसरे को हाँ 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 तू कर ले तू कर ले तू कर ले, ऐसा नहीं होता है। हम दोनों मिलकर कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दोनों मिलकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज बहुत पैशनेट एक्टर, बहुत पैशनेट एक्टर, मैं उतना ही पैशनेट राइटर डायरेक्टर। तो मुझे मुझे मेरी और उसकी भिड़ंत होती थी। एक किस्सा तो नवाज ही बताता है सबको, जब जो जो उसने बताया हुआ है, मैं उसके बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन एक मैंने एक प्ले किया था, राइडर्स टू द सी नाम का। हमारी सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज होती थी। वो एक बेसिकली आयरिश नाटक है। उस नाटक में बेसिकली एक आयरलैंड के एक आइलैंड पे एक माँ है बूढ़ी, जिसके बच्चे छोड़ छोड़ के लंदन जा रहे हैं। उन वहाँ उस समुद्र में तूफान बहुत आते हैं, और जो भी बच्चा उसका जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो उसके 3 या 4 बच्चे वो खो चुके हैं इस तरह से, और लास्ट आखिरी सबसे छोटा बच्चा जो है वो जा रहा है। और उस मोमेंट का वो नाटक है, छोटा सा नाटक है, 10 पन्ने का नाटक है। तो वो नाटक मैंने किया था, और उसमें माँ की भूमिका नवाज ने की थी, अच्छा, और क्या तो अद्भुत की थी। तो वो मैंने नवाज को कास्ट किया था। तो वो एक अपने आप में एक मज़ेदार बात थी, और वो इतना सुंदर हुआ था नाटक, और मतलब मैं अभी भी भूलता नहीं हूँ उसको। और ओपन एयर में किया था हमने, मतलब एनएसडी में तो कहीं पे भी आसमान के नीचे कहीं भी नाटक करना शुरू कर देते थे। तो ओपन एयर में किया था, एक बड़े कैनवस पे किया था, इधर कुछ हो रहा है, उधर से कुछ टोलियाँ गाते हुए जा रही है, इस तरह का नाटक हुआ था। और वो नाटक लोग भूलते नहीं है, अभी भी लोग उस नाटक के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से नवाज ने उस औरत को पोर्ट्रे किया था। क्या बात है सर, एक्टिंग आप काफी सिलेक्टिव कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं एक्टर बनने आया नहीं था। अच्छा, किया था तो मैं ये जब डिजाइनर था तब ये मैंने नवाज के साथ किया था। तो नवाज और मेरा फ्रिक्शन झगड़े इसीलिए होते थे क्योंकि हम वो एक्टर था, मैं डायरेक्टर था। ओके, उस तरह से हमने कभी साथ, मैंने कभी एनएसडी में भी ज़्यादा एक्टिंग नहीं की। ये और इन लोगों को देखता था, मैं इन लोगों से सीखता था, ये क्या ज़बरदस्त काम करते थे। मेरे बैच में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, गीतांजलि कुलकर्णी है, सुब्रत कुमार दत्ता है, चितरंजन त्रिपाठी जो एनएसडी के अभी इस वक्त पे हेड है, जो डायरेक्टर है, ज़बरदस्त एक्टर है।
झिलमिल हजारिका है, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया एक्टर्स थे मेरे इसमें। तो मैं डायरेक्शन ही करना चाह रहा था, मैं यहाँ पे भी आया था डायरेक्शन ही करने के लिए आया था। वो तो थैंकफुली मेरे छोटे भाई सब यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, मुकेश छाबड़ा आ गया, उसने मुझे कहा सर कर लो ये रोल, ये कर लो रोल, कर लो रोल, तो कर लिया, फिर कहीं पे और कर लिया, ऐसा करते करते शुरू हुआ वो। तो काफ़ी लेट शुरू हुआ, वरना मैं थोड़ा जीवन में पहले शुरू करता एक्टिंग, मतलब बिल्कुल, क्योंकि उससे फ़ायदा भी होता, कम से कम टीवी का हीरो तो बन ही जाता। मन था टीवी करने का आपका कभी? हम्म? मन था टीवी करने का कभी? नहीं, कभी नहीं। पैसा आपको एक्साइट करता है बहुत? नहीं, नहीं, क्या एक्साइट करता है? काम करने की आज़ादी। पैसा इसलिए आज़ादी। चाहिए होता है क्योंकि आपको, पैसा और सक्सेस सिर्फ इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपको आगे काम करने की आज़ादी मिलती है। बाकी पैसा ऐसे मुझे ऐसा कोई पैसा 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 पैसा, मैं पैसे के लिए ड्राइव नहीं होता हूँ, अभी भी नहीं होता हूँ। मैं काम के लिए ही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ जी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी जैसे मैंने अपने 5 या 6 गाने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में निकाले हैं। एक शोरगुल है, एक मेरी जान है, एक चांद आवारा है, एक ऐसे नाम को देखिए है, एक चमेली है। तो ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं पैसे कमा पा रहा था दूसरी जगहों से। तो मैं वो करना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे आते रहें, मैं पैसे कमाता रहूँ, ताकि मैं वो काम भी करता रहूँ जो मुझे करना है। मेरे इंडिपेंडेंट गाने हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी फिल्म से, किसी चीज़ से, वो मैं अपने तरह से इंटरनेट पे डालता हूँ। आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे डाले जा सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर तो मैं उस तरह से पैसे पैसे नहीं करता हूँ, पर हाँ मुझे पैसे मिले तो बुरा नहीं लगता। पर जो नए आर्टिस्ट आते हैं, सर, ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि ये गाने लिखते हैं, बनाते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं, बट क्योंकि पीआर मार्केटिंग के पैसे नहीं होते हर किसी के पास, हर किसी का इतना बड़ा नाम नहीं होता, तो वो बात ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाती। बहुत सारे लिरिसिस्ट सिंगर से कंप्लेन करते हैं, पर क्या तरीका है? पहले से तो बेटर है। पहले तो आपको बम्बई आना पड़ता था, बम्बई आके घूमना पड़ता था, माड़ा में टप्पे खाने पड़ते थे, किसी म्यूजिक कंपोजर के घर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर बैठे रहना पड़ता था ताकि वो एक नज़र आपको देख ले। आज कम से कम आपके पास ये सुविधा तो है कि आप आपका टैलेंट तुरंत सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। आपको चलो ठीक है, आज नहीं देख रहे हैं आपको, वहाँ पे भी स्ट्रगल है, मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर है। कम से कम चीज़ें आपके अंदर तो नहीं है, चीज़ें बाहर तो निकल रही है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अपना गाना डाल तो सकते हो, और परसिवरेंस, अगर 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 आप लगातार डाल रहे हो तो आपको कोई ना कोई देखेगा ज़रूर। तो आपको निराश न होते हुए ये काम करते रहना पड़ेगा। और देखो यार, समस्या तो सभी के लिए हर फील्ड में है कि कुछ कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता, किसी को कुछ दिक्कत होती है, किसी को कुछ दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कतों से डर के आप घर में तो नहीं बैठ सकते। तो काम तो करना पड़ेगा, और पीआर के पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, नहीं कर पाता हूँ ना। एक एक लिमिट तक पीआर कर पाऊंगा ना मैं, मतलब अपने गानों का अगर मुझे पीआर करना है तो वो तो अंधा कुआं होता है। पीआर पीआर में तो करोड़ों डाल दो तो भी कम ही है कम है, बिल्कुल। कि यार तुमने कम पैसे डाले इसलिए इतना अच्छा नहीं हुआ। तो वो तो अंधा कुआं है, वो कितने डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। अल्टीमेटली आपको किस चीज़ पे भरोसा करना पड़ता है? अपने काम पे भरोसा करना पड़ता है कि यार शायद ये लोगों को अच्छा लग जाए, और मेरे 1-2 गाने लोगों को अच्छे लग जाते हैं, फिर मैं 2 गाने और बना लूँगा। सर, इन्हीं गानों की बात करते हैं, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। सर, ऐसा क्या है आपके और राजकुमार हिरानी के बीच कि ऐसी क्या ट्यूनिंग बैठती है कि 2 नेशनल अवार्ड निकाल लिए? ये क्या ट्यूनिंग बैठती है? सब ट्यूनिंग नहीं है, राजू की ही उसमें करामत है। राजू के साथ, राजू ऐसी सिचुएशंस बनाता है, राजू ऐसा, उसकी फिल्मों में ऐसी जगह होती है कि जिसकी वजह से आप उस तरह के गाने लिख पाते हो। बंदे में था दम, वंदे मातरम लिख पाते हो, या बहती हवा सा था वो, ये लिख पाते हो। तो एक्चुअली उसका श्रेय पूरा राजू को ही जाता है। मैं राजू के साथ, हाँ राजू के साथ ट्यूनिंग है क्योंकि राजू और हम दोस्त हैं, बहुत सारे समय से एक दूसरे को इज्जत करते हैं, एक दूसरे को बहुत, मतलब वो बहुत प्यार करता है हमसे, मेरे से, शांतनु से। और एक दोस्ती का माहौल है हमारे बीच में काम करने का। ये अब वो वाला माहौल नहीं है कि आप लिरिसिस्ट हो, मैं डायरेक्टर हूँ। एक दूसरे को बता सकते हो, स्क्रिप्ट हमको पढ़ के सुनाते हैं, हमारी राय लेते हैं, हम उनको अपनी राय देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, एक दूसरे को मदद करते हैं। तो उस तरह से एक एक माहौल है। तो उस माहौल, जब आर्टिस्ट को कंफर्ट लेवल मिलता है ना, आर्टिस्ट बेस्ट काम करता सर, कितना समय लगा ये गाना बनने में? बहती हवा सा था वो, मैं है। राइटिंग की बहती बात। हवा सा था तो बहुत जल्दी बन गया था, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी बन गया था। बहती हवा सा था को क्या इन्होंने ब्रीफ दिया था शांतनु मोहित्रा को कि आप जो है वो एक ऐसा गाना बनाइए जो एस डी बर्मन मीट्स साइमन गारफंकल।
ओके। ये तो अजीब सी बात थी, लेकिन हाँ, तो शांतनु ने कुछ बनाया और फिर मैंने और राजू ने थोड़ा माइंड माइंड डिस्कशन किया था, और हमने कहा था कि उसमें रैंचो जो कैरेक्टर है थ्री इडियट्स का, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला गाना है फिल्म के शुरू होते ही, अच्छा। है ना। उसमें उसको वो कैसा था जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं, दो दोस्त ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में था। तो वो करने में पहले तो वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, ऐसा बोल सकते हो आप। फिर हमारा डिस्कशन हुआ और उसमें मैं ये आइडिया आया कि अगर हम उसको कंपैरिजन में करें कि हम ऐसे हैं और वो ऐसा था, तो ज़्यादा निकल के आएगी बात। तो बोले हाँ यार, ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा किया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर वो गाना बना, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था। क्या बात है। और उस टाइम का ब्रीफ था जब अमित त्रिवेदी जी ने कहा कि एक गाना है फितूर का एल्बम, होने दो आ, बत्तियां, बहुत ही कमाल का गाना है। होने दो बतिया ना क्या क्या ब्रीफ था? नहीं नहीं, वो तो उसका ब्रीफ ये था, वो अपने अभिषेक कपूर गट्टू जी जी। जो है डायरेक्टर, उनका ब्रीफ था। एक गाना ऐसा बनाना था, दो गाने बने थे उस सिचुएशन के लिए। फितूर के लिए बहुत गाने बने, आराम से बैठ। फितूर के जो गाने आपके पास आए हैं वो कम से कम जितने गाने आप सुनते हो उससे तिगुने गाने बनाए थे हमने, हर सिचुएशन के लिए तीन तीन गाने बनाए थे, बड़ा मजा आता था। तो उसमें उसका ब्रीफ ये था एक्चुअली, हमारा जेब और हनिया का और मेरा और शांतनु का एक गाना है, कहो क्या ख्याल है, अगर आपने सुना हो नहीं सुना हो, वो काफ़ी फेमस हुआ था, डूरिस्ट करके वो आया था उसके ऊपर, वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो एक्चुअली अभिषेक कपूर ने मुझे काय पोछे करने के लिए वो गाना सुन के ही बुलाया था, अच्छा। कि मुझे चाहिए कि आप लिखो। तो उन्होंने वही गाने का मेरे को ब्रीफ दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के दो सिंगर्स बैठे हुए हैं और गाना गा रहे हैं, जिसमें वो फितूर का वो कश्मीर का लड़का है, वो देख रहा है, और वो सारी बातें हो रही है, और वो उसमें वो था कि वो वैसी वाली बात करनी है, और वो हम चाह रहे थे कि यही लड़कियां आ जाए करने के लिए, लेकिन फिर वो समय समय बदल रहा था, इधर से उधर हो रहा था, तो फिर वो गाना लिखा, वो होने दो बतिया, होने दो बतिया, कोने में दिल के प्यार पड़ा तन्हा। क्या बात है। सबसे एब्सर्ड ब्रीफ कौन सा मिला है आपको? आपने कहा इस ब्रीफ को मैं क्या करूं? अमिताभ भट्टाचार्य जैसा गाना लिखना है। अमिताभ भट्टाचार्य का नंबर है सर, उसी को बोला। ये किसने कहा आपको? अब ये किसने कहा है तो नहीं पता, पर किसी ने कहा था कि स्वानंद एक ऐसा गाना लिखना है जो बिल्कुल अमिताभ भट्टाचार्य जैसा हो। मैंने कहा सर, वो अमिताभ भट्टाचार्य से लिखवा लो ना। हाँ मुझे। मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब, और ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत एक्सेसिबल नहीं है, वो भी लिख रहा हो तो, और तब तब तो नया नया ही था। बिल्कुल। सर ऐसा क्यों है कि मैं इंडिया में बहुत सारे अच्छे लिरिसिस्ट हैं, राइट, बट कम है सर? आपको नहीं लगता कम है, हम नरिश नहीं कर पा रहे अभी इतने और राइटर्स को, लिरिसिस्ट को? नहीं यार, ऐसा नहीं है, कम तो है ही, कम है, कम तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत है अभी, बहुत अच्छे लोग हैं। नए लड़के कितना अच्छा लिख रहे हैं, सिंगर रॉन्ग सॉन्ग राइटर्स कितने उभर उभर के आ रहे हैं, तो अच्छा है। मैं जब काम कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा, जब मैं और हमने काम करना शुरू किया था, तीन चार लोग थे, इरशाद कामिल, मैं, प्रसून जोशी जी, और जयदीप साहनी, हम ये चार पांच लोगों ने नया एक साथ लगभग एक साथ पदार्पण किया था। उसके पहले तो समीर साहब के बाद कोई था ही नहीं बिल्कुल हाँ। बड़ा, और गुलजार साहब, जावेद साहब, और ये तो हम चार लोग थे। आज की तारीख में मैं कम से कम 50 लिरिसिस्ट आपको उंगलियों पे गिना दूंगा कि ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और नए नए भी कुछ कुछ लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, इतने सारे नए नाम निकल के आ रहे हैं। एक अभी वो कल ही मैंने, मेरी एक दोस्त मिली थी मेरे को, चकोरी करके, उसने ये अभी ये पिक्चर का गाना लिखा है, तू या मैं। हाँ हाँ हाँ, तू या मैं। सर एक बार ना मुझे एक किस्सा याद है, इरशाद कामिल साहब एयरपोर्ट पे थे और एक महिला आई, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आपका गाना मैं रोज़ उठ के भगवान को सुनाती हूँ। आपको पता है किस्सा? तो इरशाद साहब सोचते हैं कि मैंने कौन सा गाना बना दिया भगवान के ऊपर। तो वो कहती हैं कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। क्या बात है। तो कामिल साहब कहते हैं कि अच्छा ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। कभी आते हैं आपके पास ऐसे लोग और कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, आप कहते हैं कि सबके लिए अपना अपना अलग मतलब है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत कुछ होता है। जैसे बहती आवाज़ अता के बाद में एक आदमी मेरे पास आया था और उसने कहा था कि, एक महिला मेरे पास आई थी जो कि बहुत दिनों तक मुझसे बात करती थी और मुझे चिट्ठियाँ लिखती थी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसी समय किसी वजह से, एक्सीडेंट में, और दिस सॉन्ग उसको उसको उसके हस्बैंड की बहुत बुरी तरह से याद आती थी, और वो कहती थी कि मैं जो है वो
वो गाना सुनती और वो मुझे भाई बोलती थी और मुझे कई फेसबुक पे और बहुत बहुत दिनों तक मेरे से बात करती थी, मैं भी उससे बात करता था। एक गाना है मेरा ओरी चिरैया, जी। तो वो तो एनडीटीवी ने टाइगर बचाओ पे लगा दिया था। तो चिरैया मतलब चिड़िया होती है, लेकिन वो उन्होंने टाइगर पे लगा दिया था, तो वो टाइगर पे भी वर्क कर रहा था। हाँ, हाँ। तो ऐसे तो बहुत किस्से होते हैं कि जो आपको ऐसा ख्याल आता है कि हाँ। पर ये जो आपने बताया बहती हवा सा था वो गाना सुन के एक भाई साहब हैं शोलापुर में जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, वो भी तो एक कहानी है। हाँ, वो भी तो एक कहानी मैं भूल गया बताना। और आप जब आप वापस आ रहे थे वहाँ से, मुझे ये कहानी जाननी है। आते वक्त आपको ट्रेन में पता पड़ा कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, और एक टीटी को आपने कहा कि नेशनल अवार्ड जीता हूँ मैं, तो उसने आपको 2 रोटी साथ में खिला दी। ये पूरा किस्सा बताओ मुझे, क्या हुआ नहीं था? नहीं, तो वो हुआ क्या कि मैं सोलापुर में था, सोलापुर में एक प्रोग्राम करने गया था, उन्हीं सज्जन के पास में प्रोग्राम करने गया था जिन्होंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने वाले थे, और थ्री इडियट का गाना आया वो जब 58 थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल भी क्यों ज़्यादा करूं, मतलब उनको उनको अपना बिजनेस चालू करना था, जो भी करना था। उन्होंने कहा मैं 2 साल भी क्यों रुकूं, मैं अपना जीवन के 2 साल भी इस चीज़ को क्यों दूं। उन्होंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी। मतलब लोग उसको उनको कह रहे थे कि 2 साल और है यार, फिर निकाल दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। बोले नहीं, मैं तो अभी निकाल दूंगा। और फिर वहाँ पे फंक्शन था, वहाँ पे अवार्ड घोषित हो गया, और वहाँ से फंक्शन से फिर मुझे फ़ोन आने चालू हो जाते। जब भी ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो मीडिया के फ़ोन आने लगते हैं, फिर इसके फ़ोन उसके फ़ोन। तो मैं फ़ोन पे बातें करते करते सोलापुर से यहाँ आने के लिए कोई और सुविधा नहीं थी, ट्रेन से ही आना पड़ता है। तो मैं ट्रेन में बैठ के आ गया। अब मैं ट्रेन में बैठ बैठ गया, उसके बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं खाना तो खाया ही नहीं यार। पूछा इधर उधर में, बोले अब तो सर स्टेशन ही नहीं है कोई, अब तो सीधे अपन कहीं बम्बई में सीधे मुंबई उतरेंगे, जाएंगे। रात रात तो कहीं कुछ कहीं ट्रेन में रुकने वाला नहीं। भयंकर भूख लग रही है यार, बैठा हुआ। उधर से टीटी साहब आ रहे थे। मैंने कहा सर कोई स्टेशन नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा खाना नहीं खाया मैंने। अच्छा। अब वो बेचारे अपने टिफिन विफिन लाए थे, कुछ बैठे हुए थे, और वो एक तो फिर ऐसी बात चलती रही। मैं बात कर, फिर वो देख रहे थे कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। फिर मेरे से उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसा ऐसा नेशनल अवार्ड मिला है मेरे को, ऐसा ऐसा। बोले अच्छा हाँ। बोले सर ये है मेरे पास 2 रोटी, आप खाएंगे। बिल्कुल खा लेंगे। क्या बात है, ये तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां हैं ना कि अरे ये जिंदगी। बड़ी मज़ेदार खुशी है। हाँ। जैसे एक 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 छोटी सी खुशी है मेरी, मतलब मैं भूलता नहीं हूँ। मैं कहीं राजस्थान में ही जा रहा था, जैसलमेर शूटिंग करने के लिए जा रहा था, और लंबी रोड ड्राइव पे था। और गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, ड्राइवर चला रहे थे। और विविध भारती में मेरा कुछ एक प्रोग्राम, जयमाला प्रोग्राम किया था मैंने अच्छा। फौजी भाइयों के लिए। विविध भारती चल रहा था, ये गाना वो गाना, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़। और फिर अचानक जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरी आवाज़ आनी शुरू हुई। अब मैं बैठा हुआ हूँ पीछे, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। क्या बोलो, अच्छा लग रहा है। कार में आपको आप अपना ही गाना सुनाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को बोल दूं कि ये मैं हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि जाने दो यार, क्यों बोलना उसको, बेचारे को क्या तकलीफ देनी उसको, ये करना वो करना। लम्हा तब बना जब ड्राइवर ने, एक गाना आया तो उसने वॉल्यूम बढ़ाया, मेरे को तसल्ली हुई। मैंने कहा भाई ये सुनना चाह रहा है। फिर उतरने के बाद मैंने उसको बताया। फिर तो वो वहीं का था, अगर घर चलो सा, ये करो सा, खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन सा गाना था ये? बहती हवा सा था। क्या बात है, क्या बात है। सर, आप ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको, लिखने में या गाने में? लिखने में। लिखने में। गाने से ज़्यादा लिखने में। गाने में डर लगता है बहुत। डर लगता है? हाँ, मतलब उस तरह से तैयार सिंगर नहीं हूँ ना। अरे सर। नहीं नहीं, मतलब उस तरह से नहीं हूँ यार, जैसे जैसे कोई ये आजकल के बच्चे तैयार होते हैं ना, कि जो भी धुन दो वो पकड़ लेते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं हर धुन को अपनी बना लेता हूँ। तो कभी कभी डर भी लगता है, मतलब टेंशन होती है, वो देर लगती है। अच्छा। मॉन्टारे कैसे बना? मोन्टारे तो अपन एज ए सिंगर बुलाए गए थे गाना गाने के लिए, और बनाया तो अमिताभ भट्टाचार्य। और पर गाने का प्रोसेस पूछ रहा हूँ गाने का प्रोसेस वही, रात को 10-11 बजे 12 बजे रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके पहले मोनाली वो गा के गई थी संवार लूं। मैं। तो मैं और मोनाली हमने साथ में ही गाना गाया था। अमित त्रिवेदी का स्टूडियो था, कोई भी नहीं था। अमिताभ था, मैं था, अमित था, और मोनाली थी। हम चारों थे, हमने गाना वाना गाया। रात के 1:30-2 बजे तक मस्ती करते रहे, हंसते हंसाते रहे। सर, मुझे थोड़ा एडुकेट करो, ऐसे प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर आए, कहा कि ये गाना लिखा हुआ है, ये कंपोजिशन है, गाना है, तो उसको अप्रोच करने की विधा क्या होती है? मतलब ट्रायल एरर होता है, कैसे होता है प्लेबैक सिंगिंग का पूरा? प्लेबैक सिंगिंग आजकल तो बहुत इजी भी हो गया है ना, मतलब आप टुकड़ों में कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। पर वो काफ़ी समय से ऐसे, लेकिन होता क्या है कि जैसे अमित त्रिवेदी तो दोस्त है, तो
उसका फ़ोन आ गया, सर एक गाना गाना है सर, आ जाओ। मैं भेजूँ आपको गाना, भेज दे। कभी कभी हुआ तो वो भेज देगा, कभी नहीं हुआ तो फिर वो गए। फिर मैं गाना सीखते हैं हम लोग, मतलब वहाँ बैठ के वो सिखाता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। और फिर आप माइक पे जाते हो, और फिर माइक पे जाते हो, फिर आपको इंस्ट्रक्ट करता जाता है, ऐसे नहीं करके देखते, ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पे ये शोर करा, इसको ऐसा चेंज करके देखते हैं, ऐसा चेंज करके देखते हैं, और इस तरह से गाना बनता है। सर मैंने सुना है कि प्लेबैक सिंगिंग के पैसे नहीं मिलते हैं, सच बात है ये? मिलते हैं पैसे? नहीं, कई लोग लेते नहीं है। अच्छा, लेते नहीं, आप लेते हैं? मतलब डिपेंड करता है। कि कौन है मतलब? हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि यार आपको गाना मिल जाता है, यही बड़ी बात होती है सिनेमा में। बहुत सारे सिंगर्स को ऐसा भी लगता है कि एक गाना, हिट गाना मिल गया तो उनका शोज़ में काम चल जाता। तो लेकिन पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिलते हैं। अगर माँगो तो मिलते हैं। मिलते हैं। सर शौक जो गाना है एक, बहुत ही कमाल का गाना, मतलब मैं उस गाने को इतनी बार सुन चुका हूँ, मतलब मैं जब जब इनके घर पे गया हूँ मैंने कहा मुझे शौक ही सुनाओ। ये मुझे शौक सुनाते रहते हैं लूप पे बैठ बैठ के। थोड़ा उसका कुछ बताएंगे प्रोसेस, कुछ अगर आपको याद हो कि क्या मैजिक क्रिएट हुआ उस गाने में? नहीं, हम वो फ़िल्म बड़ी मज़ेदार है क्योंकि उसके अंदर हम 5 लिरिसिस्ट ने एक-एक गाना लिखा हुआ है। मैंने, वरुण ने, अमिताभ भट्टाचार्य ने, कौसर मुनीर ने और अन्विता ने। अन्विता डायरेक्टर थी उसकी, और उसको चाहिए था कि हम पाँचों एक-एक गाना लिखें। मतलब कौन लिरिसिस्ट ऐसे चाहता है कि वो कोई सोच रही होगी मैं ही लिख दूँ? उसने कहा नहीं, मुझे तुम सबका इनपुट चाहिए। और ये गाना जो जब बन रहा था तो मैं गोवा में था, और ये गाना वरुण ने लिखा है। और ये गाना गोवा में था, और ये गाना मुझे लग रहा था कि अन्विता मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। लेकिन अन्विता ने कहा ये गाना वरुण के लिखेगा। और फिर मुझे एक गाना मिला, वो है रुबाइयाँ, अगर आपने सुना होगा तो। वो रुबाइयाँ बहुत, वो भी बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन वो फ़िल्म में नहीं आया उस तरह से। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वो एक आवाज़ थी, तो मैंने, यार अन्विता यार ये गाना तो कहने लगी एक शुरुआत तू गा दे। मैंने कहा हाँ, वो क्योंकि वो दूसरा बंदा गाता है उसमें, तो बोले उसकी 2 लाइनें तू गा दे। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है यार, इतना सुंदर गाना है, और वरुण ने लिखा लिखा भी इतना लाजवाब था। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने वो पहले की 2 लाइनें गाई, और वो लाइनें भी काफ़ी पसंद की गई। मतलब वो गाना मेरा ही मानते लोग, बहुत सारे बिल्कुल, लोग। क्या बात है। सर अब बात करते हैं आपके शो के बारे में, बैंड वाले। बैंड वाले। ये ना एक पूरा एक सर्कल घूम के आ गया है जब मैं देखता हूँ उस शो में आशीष विद्यार्थी जी हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी। जी बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैं आशीष भाई को वही बोल रहा था, मैंने कहा पूरा सर्कल घूम गए हम। वो एनएसडी से पहले की वर्कशॉप और एनएसडी का मोनोलॉग प्रिपेयर कराना, फिर उनका नाराज़ होना, फिर बम्बई आना। फिर उनका नाराज़ होना, फिर मैं बम्बई आना, फिर हमारा संबंध, फिर उसके बाद में उनका और मेरा रिश्ता टूट, मतलब उस तरह से संपर्क में नहीं रह पाना, वो अपने साउथ में बिज़ी हो जाना, मैं यहाँ पे आ जाना। और उसके बाद में बैंड वाले की कास्टिंग करने के समय अचानक से उनका नाम आना। ये आपकी कास्टिंग चॉइस थी सर? मैं, मतलब हाँ, मैंने ही सजेस्ट किया था आशीष भाई का नाम, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बहुत बढ़िया है वो उस रोल के लिए। तो कई सारे नाम आ रहे थे, और टेस्ट जोसेफ कंपनी जो है उसने हमारा वो किया था, तो वैसी बात तो चलती थी उनका। तो उन्होंने, और क्या होता था अमेज़न के साथ में भी आपको कास्टिंग में उनका भी दखल होता है ना, मतलब अच्छा, किसको लेना है, किसको चैनल नहीं। भी डिस्कस करते ऑफ हैं? कोर्स सभी जगह करते हैं, सभी चैनल करते हैं, तो ऐसा कोई उसमें कोई गलत और अलग बात नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे भी जो डिस्कशन हुआ उसमें फिर वो ये हुआ कि हाँ चलो आशीष भाई है। फिर मैं आशीष भाई को सुनाने गया, अंकुर गया, सुना उन्होंने करने को हाँ बोला, जो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात थी। फिर हम सेट्स पे मिलते थे, बातें होती थी। एनएसडी के कम से कम 6 या 7 लोग हैं हमारे शो में, बैंड वाले में। आशीष विद्यार्थी है, रॉबिन रोबिन दास। दास सर है, नौशाद करके एक एक्टर है वो है, भूमिका है, देवेंद्र अहिरवार है, और कोचर है, विक्रम कोचर, और मैं हूँ। तो 7 लोग हैं हम। क्या बात है सर, चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने भी एक कहानी कहने की। आ, सर क्या चैलेंजेस आते हैं एज अ प्रोड्यूसर? जैसे मुझे भी कुछ कहानियाँ कहनी है, मुझे प्रोसेस ब्रेक डाउन करो कि कैसे मैं अप्रोच करूँ प्लेटफॉर्म्स को, कैसे मैं अपनी नहीं, कहानियाँ कहूँ। प्लेटफॉर्म्स को तो क्या क्या, प्लेटफॉर्म्स तो सुनना चाहते हैं कहानी, तो इसमें कोई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई सुनना चाहता है अच्छी कहानी। अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ आजकल ये SWA की, जैसे हमारे SWA की एक लैब होती है। अगर आप या NFDC की एक लैब होती है, उसमें आप अपनी स्क्रिप्टें सबमिट कर सकते हो। वो आपको मेंटर भी करते हैं, उसमें आपसे आपसे बातचीत भी करेंगे। वो अगर आपकी स्क्रिप्ट उनको अच्छी लगी तो वो उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे, और फिर आप उसको प्रोड्यूसर तक ले जाने की कोशिश भी करेंगे, ले जाना भी चाहेंगे। उसके अलावा प्रोड्यूसर्स भी सुनना चाहते हैं। कई सारे फिक्की विक्की के इसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इसीलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि नए लोगों की कहानियाँ सुन सके, ताकि वहाँ से कुछ मिल सके। क्योंकि अच्छा आइडिया सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि अच्छा आइडिया नहीं चाहिए।
और तो वो आप करने की तैयारी लिखो, पहले लिखो क्या आपने को करना है, क्या करना चाहते हो। उसके बाद जब एक बार कोई बैकिंग करने के वाला आदमी मिल जाता है तो फिर आसान हो जाती है चीज़ें कई तरह से, क्योंकि पैसे लगते हैं हर चीज़ में। क्योंकि आप लिख भी रहे हो 6 महीने तक, अगर लिख रहे हो तो आपको 6 महीने घर चलाने के पैसे किसी ने देने ज़रूरी होते हैं। तो वो है बेसिकली। और उसके बाद में फिर उसकी अपनी दिक्कतें होती है, बड़ा है शो, चैनल क्या टाइमलाइन होता है, तुम्हारा ये होता है कास्टिंग, उस वक्त पे कौन फ्री है कौन फ्री नहीं है, उसी वक्त पे करना है, कहाँ करना है, प्रोडक्शन की दिक्कत है, वो सब तो होती है। ये पहली बार थॉट कब आया था आपको इस शो के बारे में लिखने का? मैं और अंकुर तिवारी, अंकुर तिवारी ने यशराज के लिए एक शॉर्ट फिल्म की सीरीज बनाई थी, 3 या 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी। अच्छा। और उसमें मैंने एक उसने मुझे बुलाया था एक छोटा सा रोल करने के लिए एक फिल्म में, और वहाँ हम पहली बार उस तरह से मिले थे, हालांकि हम एक दूसरे को जानते थे। वहाँ हमने बैठ के बात बात करनी शुरू की थी, तो उसने कहा था सर कुछ करते हैं ना, आपके पास कुछ हो तो बताओ। मैंने कहा यार मुझे भी, मैं थक गया हूँ यार, कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है। तो उस तरह की बातचीत शुरू हुई। फिर हम दोनों, चूंकि हम दोनों म्यूजिकल वर्ल्ड से आते हैं, तो हमने म्यूजिक के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, म्यूजिकल करना है। और फिर वहाँ से ये बात लिखनी शुरू हुई, हमने कुछ आइडियाज़ बनाने शुरू किए। फिर ये आइडिया एक बार ओणम का फेस्टिवल था, तो ओएमएल जो अंकुर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली मच लाउडर, जो हमारे बैंड वाले के प्रोड्यूसर्स भी है, उनके यहाँ पे ओणम का लंच होता है। तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे अमेजोन के जो रिप्रेजेंटेटिव थी, अपर्णा थी, वो थे। तो उनको अंकुर ने सुनाया कि मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया, तो वो तुरंत एक्साइटेड हो गई, बोले नहीं नहीं आप ले आओ, हम कर सकते हैं इसको। वहाँ से वो मामला चालू हुआ, पर फिर वो ग्रीन लिट होते होते समय लगा, फिर पैंडमिक आ गया, फिर पैंडमिक में काम बंद हो गया, फिर पैंडमिक के एंड में वापस चालू किया काम, और फिर होते 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 आज बाहर आया। लंबा लंबा समय लग गया। लंबा समय लगा है, बट आई थिंक वेट वर्थ था। मैंने कल बिल्कुल रात वर्थ। को बिंज वॉच किया शो। यकीन मानिए, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि अच्छे शोज नहीं आते हैं, अच्छा शो आ गया है, तो प्लीज़ ये शो देखिए। चीज़ देखिए बैंड वाले, देखो बैंड वाले। सर, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपके काम का प्रभाव मुझ पे इतना रहा है कि शायद मैंने ये फील्ड भी इसलिए चूज़ की क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था उन गानों से, उन लिरिक्स से। मैंने एक चीज़ इस पॉडकास्ट से सीखी सर, कि जितना सहज रहोगे, जितना ऑनेस्टी से हर इमोशन को जियोगे, उतना लाइफ में आप अपने आर्ट को फ्लरिश कर पाओगे। ये मेरा सौभाग्य रहा सर कि मैं आपके साथ बैठ गया। यकीन मानिए, मैं बस कहने को नहीं कह रहा हूँ। ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ मुझे पीछे से पीआरडी में इशारा कर रही है कि टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत बात करनी है सर। अभी मैंने बस 10% बात ही की है, बट बातचीत करते रहेंगे सर। मिलते रहेंगे, बिल्कुल आ जाऊंगा मैं, दोबारा बुला लेना, मैं आ डन जाऊंगा, सर। ऐसी कोई बात नहीं। सर, बड़ा मज़ा आया बात करके। ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात करना भूल गया, जिस पे आपको बात करनी थी, तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में। नहीं कुछ नहीं, ऐसी बातें तो कर ही दी हमने लगभग सब, लगभग। हाँ, मैंने बैंड वाले में एक बहुत अलग किस्म का रोल किया है, जी जी, उसके बारे में बात प्लीज़। कर लेते। तो मैंने एक रोबो भैया का रोल किया है, जो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। काफ़ी अलग है, मुझे जो तो बहुत फनी लगा वो और बहुत कैरेक्टर। फनी है, तो जो करने को का मौका मुझे मिला, हम्म। तो चूंकि मैं लिख रहा था और मैं वो पढ़ता था, तो लोगों ने कहा कि हाँ यार ये रोल भी आप भी कर लो। तो वो एक बात है बस, बाकी तो सब ठीक है। सर, बट वैसे आप, ये जो कैरेक्टर था, कैसे आप प्रेप कुछ होती है आपकी, या इम्पल्स पे ही आप ट्रस्ट करते हो? नहीं, प्रेप सीध मेरा तो माना, इम्पल्स पे ट्रस्ट करना। प्रेप प्रेप तो आप एक्टिंग के प्रेप तो आप पूरी उम्र करते रहते हो। मतलब ऐसा है कि वो तो आपको कॉन्स्टेंटली तैयारी करती रहनी पड़ती है। फिर आपकी एक मेथड होती है, हर एक्टर की अपनी एक मेथड होती है, तो उस मेथड, मतलब लोग कहते हैं कि मेथड एक्टिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कैरेक्टर को अप्रोच करने की मेथड होती है, वो अपनी तरह से पढ़ते हैं, अपने जीवन से कोई कोई एक चीज़ उठाते हैं, चलेगा कैसे, बैठेगा कैसे, इस तरह की चीज़ों वर्कआउट करते हैं। पुरानी कहानी क्या होगी, ये क्या होगा। और मैं तो चूंकि लिख रहा था, तो मुझे तो वो रोल पता था अच्छे से। तो और मैंने तो वो रोल किसी पे मॉडल किया था, तो इंदौर के ही एक हमारे भाई है जो गुजर गए, उनके ऊपर मैंने मॉडल किया था क्या उसको, नाम था उनका सर? दिलीप भाई। तो उनके ऊपर ये मॉडल किया था रोल। और बड़ा मज़ेदार लगता था, डिल्यूजनल कैरेक्टर है अपना, और अपनी दुनिया में रहते हैं, परपेचुअली लव में है, स्टाइल उनका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उनकी सारी बातें आपको मज़ा हंसी आती है कि यार ये कैसा आदमी किस दुनिया में रहता है। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और संजय दत्त और ये सब, मतलब एक फिल्म आई थी, तो उस जैकी से नाराज़ हो गए थे, और बोले यार जैकी से, यार जैकी गलत किया, जैकी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या किया। अरे यार ये फिल्म कर ली यार उसने, यार वो यार उससे मार खा ली यार, वो फला फला एक्टर से यार। मैं जैकी बिल्कुल, मेरे समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ मैं, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे इसका जैकी बड़ा भाई है। और तो उस तरह के कैरेक्टर थे, तो वो याद थे, तो उसमें से कुछ चीज़ें ली मैंने। क्या बात है सर, बहुत खूब। एक चीज़ सर आपने कही थी ना कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है लोगों पे।
हम डरते हैं कि चीट कर दिया, दोस्त ने ये कर दिया। आई थिंक आर्ट कम्स फ्रॉम लाइफ। मैं जितना खुल के जीवन जीऊँगा, मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट बनता रहूँगा। और मुझे सर बड़ा मज़ा आया। ऐसा लगा कि मैंने किसी बहुत पुराने दोस्त से बैठ के बात की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सर। मछली को पंख लगा के उड़ने मत बोलो श्रीमान, वो गिर जाएगी धरती पर और तड़पेगी श्रीमान। गुलाब की टहनी पर मत चंपा की कलियां ढूंढो, गुलाब की टहनी पर मत चंपा की कलियां ढूंढो, नींबू के पेड़ पर, नींबू के पेड़ पर कभी नहीं उग पाएगा रे आम, कभी नहीं उग पाएगा रे आम। माटी के पुतले अपनी माटी को पहचान, खुद बनकर जीने में ही मिलता सच्चा आराम। मैंने अभी बॉलीवुड बबल पे दिनेश जेठानी से बात की और बहुत ही अंतरंग, बहुत ही दिल की बातें हुई हैं, बहुत बिल्कुल सच्ची बातें हुई और सच में टाइम का पता मुझे भी नहीं चला। और बहुत सुंदर सवाल और बहुत सुंदर बातचीत हुई। शुक्रिया बॉलीवुड बबल मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बात करने के लिए।